नमस्कार बच्चों, चलिए हमारा वन शॉट सीरीज जो है कंटिन्यू करते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज कॉल्ड एज मोमेंटम कोलिजन, जिसमें जो है हम लोग दो पार्ट्स में डील करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट जो है मोमेंटम के कुछ क्वेश्चंस और कुछ कॉन्सेप्ट्स हम लोग देखेंगे, और उसके बाद उसी के ऊपर जो है बेस्ट कोलिजन्स के केसेस हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। तो लेट्स चालू करते हैं इसको सीधा। क्या बोलते हैं नेक्स्ट जो है हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कुछ एप्लीकेशंस। उससे पहले कॉन्सेप्ट जो कि हर जगह पे यहाँ पे इस्तेमाल होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। क्या है सर ये कॉन्सेप्ट? किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, मतलब बाहर से कोई जो है एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे नहीं लगा रहा है, तो उसका मोमेंटम हमेशा क्या रहता है? कंजर्व रहता है। आप सबको ये पता ही होगा। सिस्टम का मोमेंटम जो है कांस्टेंट रहना चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स ही वो कॉज होता है, कल्प्रिट होता है, जिसके कारण जो है सिस्टम का मोमेंटम चेंज होता है। अगर वो एब्सेंट रहेगा तो सिस्टम का मोमेंटम जो है एज इट इज रहेगा। अब सिस्टम का मोमेंटम मतलब क्या होता है सर? सिस्टम का मोमेंटम मतलब सिस्टम में जितने भी लोग हैं, जितने भी पार्टिकल्स हैं, उन सबका मोमेंटम पकड़ो और सबको जो है क्या बोलते हैं ऐड करो, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो प्लस माइनस का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इन दैट सेंस सिस्टम का जो मोमेंटम है उसका फॉर्मूला मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए, सिस्टम का मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। और एक लाइन में अगर इसको डिफाइन करूं मैं, सिस्टम में जितने भी पार्टिकल्स है सबका मोमेंटम ऐड करो, दैट इज कॉल्ड एज सिस्टम का मोमेंटम। और वो कब चेंज नहीं होता? जब सिस्टम पे नेट फोर्स क्या होता है? जीरो होता है। तो उसी के जो है केसेस हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट छोटा सा था, लेट्स डाइव इनटू द केसेस। अब देखिए मैंने एक सिंपल सा यहाँ पे जो है बलून और एक आदमी बोल सकते हो, इसको कीड़ा बोल सकते हो, पता नहीं क्या चीज है। ज्यादा पढ़ाई करने के बाद आपकी हालत वैसी हो सकती है, इसलिए ध्यान रहिए कि ये जो चीज है ऊपर जब आएगी, ये ऊपर क्यों आ रही है सर? तो इसको क्लाइम करना है बलून। कौन सा बलून है ये? अरे इससे कोई मतलब नहीं हमें, सिर्फ आप जो है इस पे ध्यान दीजिए कि क्या बोलते हैं, ये आपका जो बलून है ये हवा में उड़ रहा है, ऑब्वियसली आपको दिख ही रहा है। इसका और इस आदमी का जो है मास, अगर इसका मास में कैपिटल एम बोल दूं और क्या बोलते हैं इस आदमी का मास अगर मैं स्मॉल एम बोल दूं, इन दोनों का मास मिला कितना हो गया? एम प्लस एम। बीच में एक रस्सी भी है सर, उसका मास जो है निग्लिजिबल हम कंसीडर कर सकते हैं। तो टोटल वेट जो है कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी, ये टोटल वेट जो है इसका कांस्टेंट रहने वाला है कि नहीं? इसीलिए जो है क्या बोलते हैं हवा में तैर रहा है बलून। अब इसमें क्या होने वाला है सर? तो ये जो आदमी है, ये जो कीड़ा है, जो भी प्राणी है, ये प्राणी जो है आपका ऊपर आने वाला है। ऊपर चढ़ने के कारण क्या होगा? जब ये प्राणी ऐसे ऊपर ऊपर चढ़ेगा तो बलून को क्या करेगा? नीचे ले आएगा। तो आदमी तो ऊपर जाएगा बट बलून कहाँ आएगा? नीचे आएगा। तो इन दोनों की जो मीटिंग होगी वो कहाँ होने वाली है? तो इसका आंसर है इनकी मीटिंग जो होगी वो सेंटर ऑफ मास पे होगी। आपको कैसे पता था सेंटर ऑफ मास पे होगी? सिंपल सी बात है, बलून और क्या बोलते हैं आदमी को अगर हमने सिस्टम मान लिया, क्या उनके ऊपर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है? बिल्कुल नहीं। आपको लगता होगा ग्रेविटी हो रहा है सर, है कि नहीं? एमजी। तो बेटा ग्रेविटी जो है नीचे एमजी लग रहा है, और बलून के अंदर जो हॉट गैस होती है उसका फोर्स ऊपर लग रहा है, जो डेंसिटी डिफरेंस की वजह से आता है, वो ऑलरेडी बैलेंस है। तो वो फोर्स डाई आउट हो चुके हैं, कैंसिल कर चुके हैं दूसरे को। देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम, दैट इज व्हाई सेंटर ऑफ मास नहीं हिलेगा। अगर सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, इनिशियली इस जगह पे है, तो ये आदमी जो है सेंटर ऑफ मास पे आएगा और बलून भी नीचे आके जो है सेंटर ऑफ मास पे आएगा। दोनों एक जगह पे आएंगे और इस तरीके से जो है उनका मिलन होगा। अब ये कॉन्सेप्ट का जो है प्रूफ क्या है, आधार क्या है? सेंटर ऑफ मास नहीं हिलेगा। मतलब क्या होगा? जैसे जैसे ये आदमी जो है ऊपर चढ़ेगा, बलून क्या होगा? नीचे नीचे आएगा। ये तो हम लोग समझ सकते हैं, है कि नहीं? अब जो है सेंटर ऑफ मास, सॉरी, आदमी और बलून जब एक जगह पे आएंगे तो सेंटर ऑफ मास उस वक्त कहाँ होगा? उन दोनों के मिलन पॉइंट पे, है कि नहीं? आदमी और क्या बोलते हैं बलून जो है एक ही जगह पे जो है अगर आ गए तो सेंटर ऑफ मास उसी जगह पे होना चाहिए, तीनों एक जगह पे होने चाहिए। तो सेंटर ऑफ मास तो हिल नहीं सकता, मतलब इसी पॉइंट पे जो है मिलन होना चाहिए। मतलब आदमी आएगा इस जगह पे और बलून भी आएगा नीचे इस जगह पे, और इस तरीके से जो है आपका क्या बोलते हैं सेंटर ऑफ मास नहीं हिल पाएगा। तो इनका जो है मिलन यहाँ पे होगा, इसको याद रखें आप। नेक्स्ट केस बिल्कुल ऐसा ही है, सिमिलर है। यहाँ पे देखिए, इसको जो बोलते हैं टग ऑफ वॉर का जो गेम होता है, जिसमें दो व्यक्ति जो है अपने अपने हाथों में रस्सी पकड़ के एक दूसरे की तरफ खींचने को जो है एक दूसरे को ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, मैं इनको दिखा देता हूँ आपको। मान लो कि दोनों का मास जो है एम है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? बराबर बीच में होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब क्या होना है कि दोनों व्यक्ति जो है एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? ऐसे रस्सी से खींच रहे, मासलेस रस्सी है मान लो। तो सेंटर ऑफ मास सिस्टम में भी जो है कभी नहीं हिलने वाला, क्योंकि जो है दो व्यक्ति का अगर हमने सिस्टम मान लिया, दिस इज आवर कंप्लीट सिस्टम, दो व्यक्ति का मिला के, तो क्या बोलते हैं आपका जो सिस्टम है उसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल नहीं हिलेगा, क्योंकि बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे मौजूद नहीं है। एंड दैट इज वाई यहाँ पे मान लो स्मूथ वगैरह है तो फ्रिक्शन वगैरह की बात ही नहीं हो रही, तो स्मूथ है सब कुछ केस, फ्रिक्शन नहीं है। तो क्या होने वाला है सर? ओनली फोर्स जो लगेगा व्यक्ति के ऊपर वो रस्सी का फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन वगैरह तो कुछ है नहीं। तो सेंटर ऑफ मास पे आके जो ही ये दोनों लोग मिलेंगे, ऐसे होता है। क्यों ऐसे होता है? क्योंकि सेंटर ऑफ मास हिलना नहीं चाहिए। पहले जहां पे सेंटर ऑफ मास था, जब दोनों व्यक्ति मिलेंगे तब भी सेंटर ऑफ मास वहीं पे होना चाहिए, एंड दैट इज व्हाई उनका मिलन होगा सेंटर ऑफ मास के ऊपर। तो इस तरीके से सिंपल इस पे ज्यादा कोई क्वेश्चन आपको पूछने नहीं वाला। ऊपर एक फॉर्मूला लिखा है, वो क्या है सर? ये फॉर्मूला है कि भाई डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास, डेल्टा एक्स मतलब ये तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है, शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है कि नहीं? तो m1 डेल्टा x1 और m2 डेल्टा x2, इनके हिसाब से जो है आप लोग क्या कर सकते हो? शिफ्ट निकाल सकते हो किसकी? सेंटर ऑफ मास की। और सिंपल सी बात है, अगर सेंटर डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास जो है आपका इस केस में, दोनों केसेस में जीरो आने वाला है, क्योंकि मुझे लॉजिकली पता है इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स तो क्या बोलते हैं सेंटर ऑफ मास नहीं हिलता। डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास अगर जीरो है
तो m1 डेल्टा x1 और m2 डेल्टा x2 इनका सम कितना आने वाला है आपको 0 आने वाला है। तो इस तरीके से जो है दोनों कहाँ पे मिलने वाले हैं, सेंटर ऑफ मास पे। थ्योरेटिकल पॉइंट है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, तो इसको जो है आप लोग याद रखें। अब कैलकुलेशन वाले कुछ क्वेश्चंस के ऊपर या कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देते हैं। एक सिंपल सा प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन करते हैं, और ये काफी जो है फेमस क्वेश्चन इस तरह के आने लगे आजकल। तो क्या इसमें देखिए आपको जो है एक प्रोजेक्टाइल फेंकता हुआ उड़ता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, v स्पीड से थीटा एंगल पे जो है हमने एक प्रोजेक्टाइल को छोड़ दिया। इसका मास कितना लिया है मैंने जानबूझ के 3m लिया है। कुछ कैलकुलेशंस जो है अच्छे हुए अपने, इसलिए मास मैंने जानबूझ के इसका 3m लिया है। अब क्या बोला गया कि ये प्रोजेक्टाइल जब जा रहा था तो एट हाईएस्ट पॉइंट इसका क्या हो गया बेटा, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सप्लोजन हो गया। एक्सप्लोजन क्या है सर, एक्सप्लोजन मतलब ब्लास्ट हो गया। इसमें क्या करना होता है, तो एक्सप्लोजन में आपको याद रखना है, एक्सप्लोजन इज इंटरनल फोर्स का फिनोमेनन है, इंटरनल फोर्सेस का, बाहर से कोई कुछ जो है फोर्स नहीं लगा रहा। दैट इज वाई एक्सप्लोजन्स में मोमेंटम कंजर्व रहता है। रिमेंबर दिस, एक्सप्लोजन में क्या होता है, मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे ही क्यों करवाया सर आपने, क्योंकि हम सब जानते हैं हाईएस्ट पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल के पास एक ही स्पीड होती है। कौन सी वाली, हॉरिजॉन्टल वाली स्पीड होती है, वर्टिकल वाली 0 हो जाती है। मोमेंटरी वो वर्टिकल में रेस्ट पे आ जाता है। तो इन दैट सेंस वर्टिकल में जो है अगर मोमेंटरी उसको रेस्ट पे लाया जाए, उसकी स्पीड अगर वर्टिकल 0 कर दी जाए, हाईएस्ट पॉइंट जिसको बोलते हैं, वहां पे अगर एक्सप्लोजन होता है तो यहाँ पे मैंने बताया कि 2 टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा जो है मास m का जो हॉरिजॉन्टल ट्रैवल करने लगा था, और 2m का मोमेंटरीली क्या आ गया, रेस्ट पे आ गया, मतलब वो ड्रॉप होगा, नीचे आएगा ऐसे 2m का टुकड़ा, है कि नहीं, वो जो है फ्री फॉल करेगा। तो 2m वाले टुकड़े की जर्नी कैसी होगी जरा ध्यान से देखिए, वो नीचे गिरने वाला है ऐसे टक 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 टक, यहाँ पे जाके गिर जाएगा। अब वो हाईएस्ट पॉइंट पे जो है कोलिजन हुआ है, मतलब ये डिस्टेंस कौन बता कितना सकता है, ये डिस्टेंस जो है क्या बोलते हैं आपका r/2 होने वाला है। r क्या है सर, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, है ना। r/2 पे जो है टुकड़ा जाके गिर जाएगा, 2m मास वाला। m मास वाला टुकड़ा कहाँ गिरेगा, तो m मास वाला टुकड़ा जो है क्या जो बोलते हैं r पे गिरेगा, पुरानी वाली रेंज पे गिरेगा, थोड़ा आगे गिरेगा। आप सोच के बताइए, अगर ब्लास्ट नहीं होता तो यहाँ पे जो स्पीड थी कितनी होती थी, u cos थीटा, है ना, आपको पता होगा, ये v cos थीटा स्पीड यहाँ पे होनी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि 2 टुकड़े हुए हैं, मास कम हो चुका है, 3m का मास कितना हो चुका है, m हो चुका है कि नहीं, और इसके पास कोई भी हॉरिजॉन्टल स्पीड है नहीं, तो इस वाले टुकड़े की स्पीड यहाँ पे क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आप ओरली कर सकते हो, इसकी स्पीड जो है ओरिजिनल प्रोजेक्टाइल की यहाँ पे v cos थीटा थी, मास 3m का m हो चुका है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 3v cos थीटा। तो पक्का जो है ये क्या बोलते हैं अपना जो प्रोजेक्टाइल का टुकड़ा है वो थोड़ा आगे जाके गिरेगा, जहाँ पे वो ओरिजिनली तो गिरने वाला था। तो मान लो कि ओरिजिनली जो प्रोजेक्टाइल हमारा है, ओरिजिनली जो प्रोजेक्टाइल है, मान लो कि वो यहाँ जाके गिरने वाला था, है ना, प्रोजेक्टाइल ओरिजिनली यहाँ जाके गिरने वाला था। यहीं पे जो है सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे गिरेगा, क्योंकि कोलिजन होने के बाद जो है एक बॉल के 2 टुकड़े हो गए, बट सेंटर ऑफ मास जो है वो उसी जर्नी से, उसी ट्रैजेक्टरी से ट्रैवल करेगा जैसे पहले कर रहा था। तो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल जो है अपना प्रोजेक्टाइल का नॉर्मल पाथ फॉलो करेगा, है कि नहीं, रिमेंबर दिस। तो इसके बाद जो है हम देखते हैं कि ये m मास वाला जो टुकड़ा है वो यहाँ जाके गिर गया सर, ये m मास इधर आ गया, और क्या बोलते हैं 2m वाला टुकड़ा यहाँ पे गिर गया। क्या दोनों एक साथ जमीन पे पहुंचेंगे, या पहले m पहुंचेगा पहले 2m पहुंचेगा, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे दोनों टुकड़े आप देखो, दोनों टुकड़ों में जो है वर्टिकल में इसकी स्पीड कितनी है बेटा, 0 है, वर्टिकल में तो सीधा नीचे गिर जाएगा ही। इसकी स्पीड वर्टिकल में कितनी है, 0, क्योंकि पूरी स्पीड इसकी भी कैसी है, हॉरिजॉन्टल है। दोनों की स्पीड वर्टिकल में 0 है, दैट इज वाई ये दोनों एक साथ नीचे पहुंचेंगे। तो जब ये 2m वाला नीचे गिरेगा जमीन पे, उसी वक्त जो है ये m वाला भी जो है जमीन पे गिरेगा। लेकिन सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, सेंटर ऑफ मास पुरानी जगह जिस जगह पे गिरने वाला था, मतलब बिना कोलिजन के वो पार्टिकल जो है यहाँ पे जाने वाला था रेंज r तक, वहां पे जाके आपका सेंटर ऑफ मास गिरने वाला है। तो ये डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। ये r/2 और ये r/2 टोटल जो है अपना ओरिजिनल r आने वाला था सेंटर ऑफ मास के हिसाब से, है कि नहीं। अब क्या करें सर हम लोग, अब ये टुकड़े कहाँ गिरे कैसे पता लगेगा, तो मान लो कुछ डिस्टेंस को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। ये डिस्टेंस अपना जो है ये x1 है, और ये वाला डिस्टेंस कितना है, x2 है। ये x1 और ये दूसरा वाला कौन सा हो गया, x2। 2m वाला टुकड़ा और क्या बोलते हैं प्रोजेक्टाइल का जो ओरिजिनल पाथ था, सेंटर ऑफ मास जहाँ पे जाके गिरने वाला है, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे गिरने वाला था, उसके बीच का डिस्टेंस मैंने x1 बोल दिया है और दूसरा वाला x2 बोल दिया है। अब क्योंकि जो है हमें पता है कि सेंटर ऑफ मास यहाँ पे गिरने वाला है, डिस्टेंस वगैरह मैंने लिख लिया है, तो सिंपल थिंग मैं क्या कर सकता हूँ, x1 की वैल्यू कितनी है बेटा, आप देख ही सकते हो, x1 की वैल्यू आपको दिख रही है नीचे, r/2 है। तो यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं, 2m इंटू r/2 इज इक्वल टू m इंटू x2। ये कौन सा फॉर्मूला है, ये m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2 वाला, है ना। x1 x2 जो है डिस्टेंसेस बीइंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, तो आप फॉर्मूला क्या लगाते हो, m1 x1 इक्वल टू m2 x2। ये रहा आपका m1 मतलब 2m, और x1 मतलब डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है वो r/2 है कि नहीं। m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2 लगा दिया, तो यहां से जो है आप देख सकते हो कि r इज इक्वल टू x2 आ रहा है ना, x2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, r, मतलब ओरिजिनल पाथ से जो है ये छोटा m वाला टुकड़ा कितना दूर गिरा है, ये भी डिस्टेंस आपका आ चुका है r, है ना। तो इस तरीके से जो है सारे डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, इसमें जो है मैंने अप्लाई क्या किया है क्या अप्लाई किया मैंने, m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2, है ना। ये तो फॉर्मूला अप्लाई किया। कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट ये था कि अगर कोलिजन नहीं होती
अगर कोलिजन नहीं होती तो आपका प्रोजेक्टाइल जो है बराबर वही पाथ फॉलो करता और रेंज आर पे जाके गिरता, है ना। अब कोलिजन तो हो गई सर बीच में, तो सेंटर ऑफ मास का जो है वही पाथ रहेगा जो पहले था, क्योंकि एक्सटर्नल कोलिजन इज इंटरनल फिनोमेना, बाहर से किसी ने कोई छेड़छाड़ नहीं की है, तो सेंटर ऑफ मास अपनी जर्नी चेंज नहीं करेगा। सेंटर ऑफ मास जैसे जा रहा था पहले, बाद में वैसे जाके वो रेंज पे जाके ठोकेगा। तो इस तरीके से जो है क्या बोलते हैं ये होता है। सर ये क्वेश्चन में हमेशा ऐसे ही करना है क्या? नहीं, जब जब कोलिजन हाईएस्ट पॉइंट पे हो तभी ऐसा होता है कि ये 2m और m एक साथ नीचे पहुंचते हैं, है ना, तभी अपन इसको जो है अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो एक साथ नीचे नहीं पहुंचे, थोड़ा सा जो है क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा, तो उसको जो है फिर अपन एडवांस की क्लासेस में डील कर पाएंगे। तो इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन जेईई मेंस के लिए, नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, जिसमें क्या है सर, एक प्लेटफॉर्म है, ऐसे स्मूथ है ना, एब्सोल्यूट स्मूथ, मतलब नीचे भी ग्राउंड भी स्मूथ है और इधर भी ये क्या है, सब स्मूथ है, मतलब देयर इज नो फ्रिक्शन एनीवेयर। क्या हो रहा है इसमें, ये जो वेज है ऐसा इंक्लाइन प्लेन जैसा स्मूथली वेज, इस पे स्मॉल m ब्लॉक को जो है हमने मार दिया, ऐसे मार दिया, मतलब स्पीड यू से जो है उसको ऊपर भेज दिया। तो क्या होगा, जब ये ऊपर जाएगा ऑन दी वे और हाईएस्ट पॉइंट पे जाके रेस्ट पे आ गया, मतलब इतनी ही स्पीड दी हमने उसको कि वो लॉन्च ना हो जाए, बराबर से ट्वाई करके हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा फिर नीचे आएगा इस तरीके से। तो जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे यहाँ पे जाएगा, उस वक्त नीचे वाले वेज कैपिटल M की स्पीड क्या होगी वो हमें निकालनी है कि नहीं। तो वो क्यों हिलेगा कैपिटल M, जैसे जैसे जो है स्मॉल m अपना ऊपर जाएगा, इस नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये स्मॉल m जो है जब यहाँ पे होगा ऐसे ऊपर जाने की कोशिश करेगा, देयर इज सम नॉर्मल रिएक्शन इन बिटवीन देम, है ना, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। और ये नॉर्मल रिएक्शन की वजह से कैपिटल M जो है तुमचा उजवी कड़ जाना है ना, राइट में जाना जो है चालू करेगा वो। तो थोड़ी देर के बाद सिचुएशन ऐसा होगा, मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। थोड़ी देर के बाद सिचुएशन ऐसा होगा कि अपना जो ये वेज है, ध्यान से देखिएगा, अपना जो है ये वेज जो है, अपना जो ये वेज है ये क्या करेगा बेटा, ये राइट में जा रहा है मान लो वेलोसिटी कैपिटल V के साथ, और यहाँ पे जो छोटू ब्लॉक मास m है, जो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि हमने उसको इतनी वेलोसिटी दी है कि हाईएस्ट पॉइंट पे वो रेस्ट पे आ जाए, तो यहाँ पे वो रेस्ट पे आ जाएगा। अब बच्चों को लगता है सर ये रेस्ट पे आ गया विद रिस्पेक्ट टू वेज, बेटा ये रेस्ट पे आया है विद रिस्पेक्ट टू वेज। एब्सोल्यूट सेंस में कैपिटल M के साथ ये भी मूव कर रहा है, ये नीचे नहीं गिरा है, चिपका हुआ है, मतलब एब्सोल्यूट अगर भाषा में देखा जाए तो क्या स्मॉल m रेस्ट पे नहीं है, स्मॉल m की भी स्पीड कितनी है, v है, बट वेज के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट पे आ चुका है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। तो दोनों की स्पीड जो है v है, इसकी भी स्पीड v है, इसकी भी स्पीड v है। तो मोमेंटम हम कंजर्व करेंगे, मोमेंटम कब कंजर्व करते हैं हम लोग, जब देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व। क्या इसमें सिस्टम में, सिस्टम मतलब क्या सर, कैपिटल M और स्मॉल m इनको बोल के जो है सिस्टम बोला जाता है। सिस्टम पे कोई नेट फोर्स है क्या, नहीं है कि नहीं, नेट फोर्स मतलब एक्सटर्नल फोर्स कोई है क्या, बिल्कुल नहीं है। ग्रेविटी लग सकता है आपको, ग्रेविटी फोर्स है, ग्रेविटी एक्सटर्नल फोर्स है, बिल्कुल सही बोला आपने, सिस्टम में काउंट नहीं होता वो, बट ग्रेविटी कैसी होती है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और वी आर गोइंग टू कंजर्व द मोमेंटम इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ग्रेविटी का कोई संबंध नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल में मोमेंटम जो है बिल्कुल मैं कंजर्व कर सकता हूं। एंड दैट इज व्हाई क्या बोलते हैं, इनिशियल मोमेंटम कितना था बेटा इसका, दूसरा वाला तो रेस्ट पे था, इनिशियल मोमेंटम था mu, और फाइनली मोमेंटम कितना हो गया सिस्टम का, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू v, है ना। ये m का मोमेंटम जीरो मत बोल देना, ये भी जो है v स्पीड से जा रहा है, वर्टिकल में जो है वो रुक चुका है ना, विथ रिस्पेक्ट टू वेज जो है रुक चुका है, वेज के साथ अभी भी बना हुआ है वो। तो m प्लस m दोनों की स्पीड जो है क्या बोलते हैं कैपिटल V है। इस तरीके से जो है मुझे इक्वेशन मिल जाएगी v की, है ना, v की इक्वेशन तो आपको सामने आ चुकी होगी, mu अपॉन m प्लस m इज इक्वल टू v। दिस इज वन इक्वेशन यू कैन डिराइव। क्वेश्चंस तो अलग अलग बन सकते हैं, इक्वेशन कैसे डिराइव करनी है मैं आपको बता देता हूँ। अब एक और चीज में हम कर सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन, बेटा एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं। अब देखिए जब ये छोटा सा ब्लॉक जब ऊपर गया तो रेस्ट पे आ गया, मतलब इसने अपनी काइनेटिक एनर्जी खो दी। मैं फिर से बता रहा हूँ, रेस्ट पे मतलब विद रिस्पेक्ट टू वेज रेस्ट पे आया, एब्सोल्यूट सेंस में रेस्ट में नहीं आया हो। तो जब ये छोटा जो है क्या बोलते हैं ब्लॉक ऊपर जाके जो है रेस्ट पे आ जाता है, तो अपनी काइनेटिक एनर्जी को क्या कर देता है, वो लूज कर देता है, कम कर देता है बेसिकली। तो क्या बढ़ना चाहिए फिर, पोटेंशियल एनर्जी, जो कि बड़ी है बिल्कुल। आप देखिए पहले नीचे था, फिर जो है कितना हाइट ऊपर गया, वो h हाइट ऊपर जाके पहुंच गया, मतलब mgh का जो है पोटेंशियल एनर्जी में राइज हुआ है ऑन अकाउंट ऑफ डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। उसका इक्वेशन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखिए। तो क्या बोलते हैं, मेरे लिखने के वाला हूँ सर, डिक्रीज किसमें डिक्रीज हुआ है, काइनेटिक एनर्जी में, डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, स्पीड कमी झाली त्याची, इज इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। और आप देख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी में कितने का इंक्रीज है, तो mgh का इंक्रीज है पोटेंशियल एनर्जी में, है कि नहीं। तो mgh का पोटेंशियल एनर्जी में जो इंक्रीज आया है दैट इज ऑन अकाउंट ऑफ कि काइनेटिक एनर्जी कम हुई है, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी, इनिशियल कितनी थी वैसे, हाफ mu स्क्वायर माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ m प्लस m टोटल मास ऑफ द सिस्टम, और दोनों v स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं, तो इस तरीके से हाफ m प्लस m v स्क्वायर, तो ये उसकी काइनेटिक एनर्जी हुई। ये किसकी काइनेटिक एनर्जी, सिस्टम की। सिस्टम में दो लोग हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। इनिशियली जो है अपना वेज रेस्ट पे था,
तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में कैपिटल एम दिखेगा ही नहीं आपको, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी थी ही नहीं, है कि नहीं। तो इस तरीके से जो है डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये भी एक इक्वेशन आपको जो है यूज करना है तो आप कर सकते हो। तो इस तरीके से जो है कॉन्सेप्चुअली इन चीजों को हम डील करते हैं। क्वेश्चंस तो अनलिमिटेड टाइप के बनते रहते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग डील करेंगे कि ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है गन वाला, है ना। गन रिकॉइल स्पीड वगैरह बहुत सुना होगा आपने। गन जब चलती है ऐसे तो गोली आगे निकलती है, गोली आगे निकली तो गन जो है आपकी ऐसे पीछे बैकफायर करती है। उसी के ऊपर एक छोटा सा मोमेंटम कंजर्वेशन में केस बनता है। अब देखिए एक्सप्लोजन, गोली गन में भी क्या होता है बेटा, एक्सप्लोजन होता है, ब्लास्ट होता है, जिसके कारण जो है दारू होती है उसके अंदर, क्या बोलते हैं, बारूद होता है, वो जल के जो है गोली आगे जाती है। तो जब गन फायर करती है उसके अंदर ये बुलेट है, दिस इज बुलेट, जिसका मास जो है स्मॉल एम है और गन का मास कैपिटल एम है कि नहीं। बुलेट आगे बढ़ती है, बुलेट बाहर निकली कितनी स्पीड के साथ, यू स्पीड के साथ। अब इसमें थोड़ा सा जो है ध्यान से आप सुनना, यू स्पीड क्या है सर, उसकी एब्सोल्यूट स्पीड है क्या, तो नहीं, एब्सोल्यूट स्पीड नहीं देते क्वेश्चन में, आपको दी जाती है मजल स्पीड। अब ये मजल स्पीड क्या होता है भाई, मजल स्पीड मतलब जब जो है आपकी बुलेट आगे जाएगी तो गन कहाँ जाएगी, पीछे, तो बुलेट की स्पीड आपको देते हैं विद रिस्पेक्ट टू द बैक फायरिंग गन, है ना। एब्सोल्यूट स्पीड नहीं, रिलेटिव स्पीड देते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज मजल स्पीड। मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये अपना गन है, मान लो दिस इज अपना गन, और गन जो है पीछे जा रहा है वेलोसिटी v के साथ, और बुलेट जो है, बुलेट राजा, ये जो अपना बुलेट राजा है ये आगे जा रहा है मान लो कि u स्पीड के साथ, और u स्पीड कौन से दी है अपने को, मजल स्पीड, मतलब असली स्पीड नहीं है, रिलेटिव स्पीड है। किसकी रिलेटिव स्पीड है सर ये, तो इस गन के, है ना। रिकॉइलिंग गन जो होती है पीछे की तरफ जाने वाली, उसके रिलेटिव ये क्या बोलते हैं, स्पीड हमें दी जाती है। असली स्पीड नहीं है, असली स्पीड हम निकालेंगे अभी। तो ध्यान से देखिए, अगर इसकी स्पीड पीछे की तरफ v है और u जो दिया है क्वेश्चन में वो रियल स्पीड नहीं है, u का नाम क्या है, u क्या है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन, VBG, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन, इसको हमें u दिया गया है। इसका फॉर्मूला क्या है बेटा, VBG का, वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू u। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बुलेट, आप ध्यान से देखिए, वो तो हमें निकालना है, मान लो क्वेश्चन में असली वेलोसिटी हमें निकालनी है, तो u प्लस वेलोसिटी ऑफ गन, ये फॉर्मूला आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ बुलेट का। u तो u है, वेलोसिटी ऑफ गन को मैं माइनस v लिखना चाहूंगा। सर माइनस क्यों लिखा, कारण डायवी का डेरे बाबा, वेक्टर फॉर्म में चलेगा ना, ये तो वेक्टर फॉर्म में होता है रिलेशन ऐसे। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो है असली वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या आएगा, मजल स्पीड प्लस वेलोसिटी ऑफ गन, और वेलोसिटी ऑफ गन तो निगेटिव में है माइनस v, तो बेसिकली क्या है u माइनस v। तो आपको सिंपल चीज बताता हूँ, डेरिवेशन तो हो गया, बट जब भी आपको मजल स्पीड दी जाए आप याद रखना वो रिलेटिव स्पीड है, तो असली स्पीड कैसे निकालनी है, तो सिंपली आपको लिखना है u माइनस v। मतलब आप इसको ऐसे देखो कि बुलेट पुढे चल रही है, बुलेट आगे जा रही है u माइनस v से, और गन पीछे जा रही है v से, ये असली स्पीड है, रियल स्पीड है ना। वो सिर्फ u जो लिखा था वो मजल स्पीड था। तो अब यहाँ पे आप मोमेंटम कंजर्वेशन लिखाओ, क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन जब हम करते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड करते हैं, असली वेलोसिटी के साथ करते हैं, है कि नहीं। तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मोमेंटम कंजर्वेशन, इनिशियल मोमेंटम कितना था इस सिस्टम का, 0। इनिशियली जो है बुलेट भी रेस्ट पे थी और गन भी क्या थी आपकी, रेस्ट पे थी, इनिशियल मोमेंटम 0 था, तो फाइनल मोमेंटम भी 0 होना चाहिए। गोली का मोमेंटम आगे है, दैट इज कॉल्ड एज m इंटू u माइनस v, असली स्पीड लिखी है मैंने, ये गोली का मोमेंटम आगे मस्ट बी इक्वल टू बुलेट का मोमेंटम पीछे, सॉरी गन का मोमेंटम पीछे, तो कैपिटल M इंटू v। ये इक्वेशन छोटी सी यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगी, है ना। जितना गोली का मोमेंटम आगे है उतना ही गन का मोमेंटम जो है पीछे की तरफ आपको देखने को मिलेगा। दैट इज हाउ हमें इसके ऊपर जो है सोचना है। तो क्या एक कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है, मजल स्पीड मतलब रिलेटिव स्पीड होती है, असली स्पीड नहीं। तो असली स्पीड कैसे निकालेंगे, तो असली स्पीड कैसे निकालते हैं, मजल स्पीड माइनस स्पीड ऑफ द गन, स्पीड बोल रहा हूँ, वेलोसिटी नहीं, स्पीड, तो माइनस मैंने बोल दिया, u माइनस v जो है आपका रियल स्पीड हो जाएगा, उसके हिसाब से जो है मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन आप लिखोगे। तो सिमिलरली जो है हम लोग क्या करते हैं, एक और केस देखते हैं। ये केस क्या होता है सर, एक कार्ट है, कार्ट है कि नहीं, कार्ट मतलब गाड़ा जिसको बोलते हैं मराठी में, है कि नहीं, कार्ट है, कोई गाड़ा है, कोई गाड़ी है, जो भी है। यहाँ पे जो है ग्राउंड स्मूथ है, लेकिन देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन मैन एंड द कार्ट, मैन खड़ा है स्मॉल एम मास का कार्ट के ऊपर, उनके बीच में जरूर फ्रिक्शन है। ऐसा क्यों, क्योंकि मैन को जंप करने वाला है अभी। तो मैन जो है, ये गाड़ा जो है पहले रेस्ट पे था, ये कार्ट पहले रेस्ट पे था, इसके ऊपर जो है मैन खड़ा था। मैन जो है गाड़ी के ऊपर से ऐसे आगे कूद जाता है, आगे कूदता है तो क्या करता है, वो गाड़ी को पीछे ढकलता है, तो इसलिए फ्रिक्शन वहां पे जरूरी है। तो क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन यहाँ पे रहेगा कार्ट और मास क्या बोलते हैं मैन के बीच में। तो मैन जब आगे कूदेगा तो उसकी स्पीड जो देते हैं आपको विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट देते हैं, असली स्पीड नहीं देते वो आपको। मतलब आपको ऐसा बोला जाएगा कि अ मैन वाज स्टैंडिंग ऑन द कार्ट, ही जंप्स ऑफ द कार्ट विद द रिलेटिव स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। तो 20 मीटर पर सेकंड रिलेटिव स्पीड है, मैन की असली स्पीड नहीं है आगे जाने की, ये आपको समझना है। तो यहाँ पे वही जो है u स्पीड जो है विथ रिस्पेक्ट टू आपको कैसे दी है, कार्ट दी है। मैन कार्ट से कूद गया, आगे कूद गया, बट उसकी असली स्पीड नहीं दी है, रिलेटिव स्पीड दी है। तो फिर से हम अगर आप ऐसे डेरिवेशन करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो मैन है, ये जो मैन है जिसका मास m था, उसकी असली स्पीड कितनी है सर, दी है तो u है हमें,
डुप्लीकेट स्पीड है तो असली स्पीड हो जाएगी u माइनस वी। वी क्या है सर, v से जो है गाड़ी पीछे जाएगी, ये जो कार्ट है वो बराबर पीछे आएगा। इसका कारण आप समझ ही सकते हो, जब मैन आगे कूदेगा तो कार्ट के ऊपर पीछे फोर्स लगेगा और उसकी स्पीड जो है पीछे की तरफ v होगी मान लो, तो u माइनस वी करने से ये रियल स्पीड आ जाएगी। तो सिमिलर यहाँ पे भी किया था हमने बुलेट वाले केस में, है ना। तो क्वेश्चन में दिया रहेगा वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ विच ही जंप्स ऑफ द कार्ट, और वो रिलेटिव वेलोसिटी रहेगी विद रिस्पेक्ट टू कार्ट। हमें उससे मतलब नहीं है, हमें असली वाली चाहिए। असली कैसे निकालेंगे, तो u माइनस वी कर देंगे, है कि नहीं। इसमें कोई साइन नहीं लगाना, v तो स्पीड लिखा है मैंने, तो ये पीछे की तरफ जो है क्या बोलते हैं, कार्ट आपका v से जाने वाला है। इस तरीके से मोमेंटम कंजर्वेशन कर देते हैं। इनिशियली सब कुछ रेस्ट पे था, तो फाइनली भी मोमेंटम जीरो होना चाहिए। लेफ्ट वाला मोमेंटम है कैपिटल एम वी, राइट वाला है स्मॉल m इंटू ब्रैकेट u माइनस वी। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको हम लोग कंक्लूड करते हैं, है कि नहीं। तो ध्यान से देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन में चाहे बुलेट वाला हो चाहे कार्ट वाला हो, क्वेश्चन में जो गिवन डेटा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो असली वेलोसिटी नहीं होती, वो डुप्लीकेट वेलोसिटी u, जिसका नाम कभी मजल वेलोसिटी रखेंगे तो कभी रिलेटिव वेलोसिटी रखेंगे। इस तरह की वेलोसिटी दी जाती है, हमें पहले उससे असली निकालनी पड़ती है, उसके बाद मोमेंटम कंजर्वेशन का इक्वेशन लगा के ये इक्वेशन आप लोग रट्टा मार सकते हो या फिर डिराइव भी कर सकते हो आपकी इच्छा के अनुसार। तो ये दोनों केसेस हमने डिस्कस कर लिए। अभी हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल सा एक्सप्लोजन का केस जो है यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। एक्सप्लोजन का सिंपल सा केस यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या करना है सर, इसमें देखिए एक बॉल था जिसका मास था कैपिटल M और स्पीड थी उसकी u। वो बॉल अपना चल रहा था आगे, डंग 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 बॉल चल रहा था आगे, है कि नहीं। अचानक जो है इस पॉइंट पे जाके बॉल ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट मतलब फिर से क्या हो गया, एक्सप्लोजन हो गया। और जैसे ही मैं एक्सप्लोजन शब्द इस्तेमाल करता हूँ, यू कैन जो है कंजर्व द मोमेंटम। एक्सप्लोजन जो है इंटरनल फेनोमेना है, बाहर से किसी ने कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया है, हम लोग मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। इनिशियली कितना मोमेंटम था सिस्टम के पास, कैपिटल M इंटू यू। ये सिस्टम का क्या है, इनिशियल मोमेंटम। कैपिटल M इंटू यू इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, हाँ एक नहीं। उसके बाद क्या करना है उसके बाद क्या करना है, ये दो टुकड़े हो गए मान लो, M1 मास और M2 मास के जो है दो टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा ऊपर गया और एक टुकड़ा नीचे गया, ऐसे, है कि नहीं। सेंटर ऑफ मास कहाँ जाएगा, सेंटर ऑफ मास को तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे पता सर आपको सेंटर ऑफ मास का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास को तभी फर्क पड़ता है जब सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है। और एक्सप्लोजन में, एक्सप्लोजन एक इंटरनल फेनोमेना है, बाहर से किसी ने कुछ किया नहीं है। तो सेंटर ऑफ मास जैसे पहले चल रहा था, देखो ना, पहले तो सेंटर ऑफ मास यही था, ये तो एक ही पार्टिकल था, राइट साइड में चल रहा था यू स्पीड के साथ। तो अभी भी सेंटर ऑफ मास जो है ऐसे चलता रहेगा, है कि नहीं। तो इसलिए जो है सेंटर ऑफ मास को डिस्टर्ब मत करो, वो तो चलता रहेगा अपना आगे स्ट्रेट लाइन पे जैसे पहले जा रहा था। मोमेंटम कंजर्वेशन करते हैं। अभी दो टुकड़े हो चुके हैं कोलिजन के बाद, वो जो है टेढ़े मेढ़े जा रहे हैं, तो इसलिए आपको वेलोसिटी के कंपोनेंट करने पड़ेंगे। मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक मोमेंटम ऐसा है और एक मोमेंटम ऐसा है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मारते हैं। ये m1 वाले की स्पीड कितनी है, v1, उसका कंपोनेंट ले लो हॉरिजॉन्टल में। m1 v1 हॉरिजॉन्टल में कितना आएगा, cos बीटा, प्लस इसका ले लो नीचे वाले का m2 v2 और इसका आएगा cos अल्फा। तो दोनों पार्टिकल्स के मोमेंटम के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में ले लिए, और ये फाइनल मोमेंटम है आपका, सिस्टम का फाइनल मोमेंटम है x दिशा में, और ये था इनिशियल मोमेंटम x दिशा में। और मोमेंटम तो कंजर्व करना है क्योंकि एक्सप्लोजन हुआ है, कोई एक्सप्लोजन में मोमेंटम जो है कंजर्व रहता है सिस्टम का। ये दोनों को हमें इक्वल कर देना चाहिए, है कि नहीं। क्या लिख सकते हैं हम लोग फाइनली, mu जो कि इनिशियल मोमेंटम था दैट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। कौन सी दिशा में, हॉरिजॉन्टल दिशा में। वर्टिकल दिशा में अगर हम बात करें, वर्टिकल में y एक्सिस पे बेसिकली, तो y ये तो x एक्सिस क्या हो गया, x एक्सिस का इक्वेशन हो गया ये, है कि नहीं। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। क्या इनिशियली y दिशा में कोई मोमेंटम था, नहीं, क्योंकि इनिशियली हमारा बॉल जो है राइट में जा रहा था, वर्टिकल में तो उसकी स्पीड थी नहीं, तो मोमेंटम भी नहीं था। तो फाइनली भी वर्टिकल मोमेंटम कितना रहना चाहिए, जीरो। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो वर्टिकल कंपोनेंट करते हैं, ये मोमेंटम जो है ऊपर की तरफ है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा m1 वाले का, तो m1 v1 sin बीटा, ये ऊपर की तरफ मोमेंटम है ऐसे, है कि नहीं। तो उतना ही मोमेंटम नीचे की तरफ होना चाहिए ताकि वर्टिकल में टोटल कितना हो जाए, जीरो हो जाए। पहले भी जीरो था, बाद में भी जीरो होना चाहिए। तो नीचे की तरफ कितना मोमेंटम है, देखो ये v2 क्या अगर कंपोनेंट करो तो एक तो हॉरिजॉन्टल में क्या कंपोनेंट हो गया, वर्टिकली डाउनवर्ड एक कंपोनेंट होगा, वो कितना होगा v2 क्या बोलते हैं sin अल्फा। तो वो दोनों इक्वल कर देते हैं, m2 v2 sin अल्फा। एक ऊपर की तरफ मोमेंटम है, एक नीचे की तरफ मोमेंटम है, दोनों इक्वल होंगे तो कट जाएंगे, और वही हम चाहते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे जो है एक और इक्वेशन यहाँ पे वर्टिकल में मोमेंटम कंजर्वेशन लगाने से जो है हमें मिल जाती है। तो इस तरीके से हमने जो है दो इक्वेशन यहाँ पे डिराइव कर दी है और दोनों को इस्तेमाल करके हम लोग इस तरह के क्वेश्चन से डील कर सकते हैं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको आप बिल्कुल ध्यान रखें। एक और कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे मुझे अभी दिमाग में आया, स्लाइड में मैंने बनाया नहीं था, इसको मैं तुरंत बता देता हूँ आपको। देखिए मान लो पेंडुलम वाला केस लेते हैं, ये सर्कुलर मोशन का भी केस बोल सकते हो आप इसको। एक रस्सी है ऐसे और एक बॉल जो है यहाँ पे लटक रहा है, बॉल का मास है कैपिटल M, ठीक है, रस्सी आइडियल है, सब कुछ अच्छा है, ब्ला 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 ब्ला। अब यहाँ पे जो है गोली आने वाली है, गोली बुलेट आती है, फिर से एक बुलेट छोटी बनाता हूँ मैं, इतनी बड़ी बुलेट कैसे हो सकती है। तो बुलेट जो है उसका मास जो है स्मॉल m ले लेते हैं, और बुलेट की स्पीड जो है उसको मैं कुछ बोल लेता हूँ u स्पीड से बुलेट आ रही है।
बुलेट जब क्या बोलते हैं इससे टकराएगी, किससे टकराएगी बुलेट? बुलेट जाके जो है क्या बोलते हैं कोलाइड करेगी कैपिटल एम वाले मास के साथ, है ना, जो यहाँ पे लटका हुआ है बॉल के साथ। तो ये बुलेट इसमें धस जाएगी मतलब बुलेट जो है इसके अंदर एम्बेड हो जाएगी। और क्या बोलते हैं इसको एक और नाम होता है एक्चुअली, जब कोई भी चीज़ जो है दो चीज़ में कोलिजन होता है और दोनों चीज़ जो है चिपक जाती है, तो इसको बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। वो आगे आएगा, बट अभी के लिए इतना याद रखो, बुलेट इस बॉल में घुस जाएगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है अपनी स्पीड बुलेट इस बॉल को दे देगी और ये बॉल थोड़ा सा ऐसे ऊपर चला जाएगा, तो एंगल निकालने को बोलते हैं। तो लेट्स सी की बोलते हैं क्या लेट्स सी कि क्या होने वाला है आगे। तो जब भी बुलेट जो है आपकी इस बॉल में घुस जाएगी तो उसकी स्पीड कितनी होगी देखते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये बॉल जो है उसका शेप ऐसा हो जाएगा, m + m, दोनों मास एक दूसरे में घुस जाएंगे। और इनिशियल मोमेंटम कितना था बेटा, mv। तो फाइनली मोमेंटम में जो है इसकी स्पीड में भी मान लेता हूँ, तो फाइनल मोमेंटम भी वही होना चाहिए। इनिशियल मोमेंटम सिर्फ बुलेट का था mv, और फाइनली दोनों एक साथ हो गए m + m, उसकी स्पीड को मैं मान लेता हूँ v, है कि नहीं। मोमेंटम कंसिडर कर लिया मैंने, क्योंकि मैंने सिस्टम किसको माना है, बुलेट और बॉल, इसको मैंने क्या बोल दिया, सिस्टम बोल दिया। तो उसके हिसाब से जो है बुलेट और बॉल को अगर मैं सिस्टम बोलता हूँ तो एक्सटर्नल फोर्स तो कोई लग नहीं रहा है, इंटरनल फेनोमेना है कोलिजन का, दैट इज व्हाई मोमेंटम मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लिया। इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम जो था बुलेट का था वो था mv, और फाइनली मोमेंटम जो है दोनों का होगा, बुलेट प्लस बॉल का, m + m का, उसकी स्पीड में भी मान लेता हूँ। तो यहाँ से v स्पीड मुझे मिल जाएगी, है कि नहीं, v स्पीड यहाँ से इस इक्वेशन से मिल जाएगी मोमेंटम कंजर्वेशन से। अब आगे क्या होगा सर, आगे क्या होने वाला यार, वही सब देखो, ये ऐसे जो है बॉल ऊपर चढ़ जाएगी, यहाँ पे ऐसे बॉल चढ़ जाएगी। इसका मास कितना हो गया अभी, m + m, रिमेंबर दिस, है ना, दो चीजें इसमें, अभी बुलेट घुस चुकी है। तो ये बॉल यहाँ पे जो है आ जाएगा ऐसे ऊपर, कितना एंगल से उठेगा वो निकालने को बोलते हैं आपको, कितना एंगल उठा वगैरह वगैरह। तो कुछ नहीं करना है आपको, आप ध्यान से देखिए, ये लेंथ जो है आपको मान लो रस्सी की l दी है, तो क्या आप ट्रिग्नोमेट्री से ये लेंथ निकाल सकते हो, ये गुलाबी वाली, है ना। अब देखो ये l है तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी इसको l मान लो, ये हो जाएगा l cos थीटा, तो ये बचेगा l × ब्रैकेट 1 - cos थीटा। तो ये कैलकुलेशन सिंपल सा है, ट्रिग्नोमेट्री से आप कर सकते हो। ये गुलाबी वाली लेंथ कितनी आने वाली है, l × ब्रैकेट 1 - cos थीटा। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, इतने इस गुलाबी वाली लेंथ से जो है हमारा बॉल जो है ऊपर चढ़ चुका है, ये बॉल यहाँ पे था, ये बॉल l 1 × ब्रैकेट 1 - cos थीटा इतनी लेंथ से ऊपर चढ़ चुका है, मतलब इस बॉल की पोटेंशियल एनर्जी बड़ी है। और अगर इस बॉल की पोटेंशियल एनर्जी बड़ी है तो काइनेटिक एनर्जी घटी होगी। और हम तो मान ही रही है कि क्या बोलते हैं, यहाँ पे स्पीड उसके पास v आई थी और ऊपर जाने के बाद यहाँ पे क्या हो गया, रुक गया इस हाईएस्ट पॉइंट पे, एम्पलीट्यूड बोलते हैं उसको। इस यहाँ तक, इस थीटा एंगल तक गया वो, फिर वापस आया, पेंडुलम जैसे स्विंग होने लगा, तो इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। थीटा को क्या बोलते हैं, एंगुलर एम्पलीट्यूड। यहाँ पे जाके जो बॉल है रुक जाएगी, रेस्ट पे आ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी इसकी गायब हो गई। कितनी थी इसके पास काइनेटिक एनर्जी, इसको पूछो, इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, देखो ध्यान से, ½ m + m × v², v कुटाए v यहाँ से निकलेगा, है कि नहीं। तो ½ m + m × v², ये काइनेटिक एनर्जी थी बॉल के पास आफ्टर द कोलिजन। लेकिन बॉल जब ऊपर चला गया और एक पॉइंट पे जाके रुक गया, तो वो एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल में, जिसको मैं लिख सकता हूँ mgh। कौन सा m + m, ये आपका g, और h मतलब कितने हाइट से उठाए हो, देखो l × ब्रैकेट 1 - cos थीटा। तो यहाँ से जो है आपका क्या बोलते हैं, थीटा आ जाएगा। थीटा मतलब वो बॉल कितने एंगल से जो है टिल्ट हो गई और वहाँ पे जाके रुक गई, एंगुलर एम्पलीट्यूड इसको बोला जाता है। कोलिजन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट और एसेंशियल टॉपिक है, बहुत सारे जो है आने वाले चैप्टर्स में भी इसका यूज होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं कोलिजन के, ऑब्वियसली बहुत सारे प्रकार होते हैं। हेड ऑन कोलिजन से चालू करते हैं। व्हाट इज हेड ऑन कोलिजन, दो प्रकार है बेटा, हेड ऑन कोलिजन और ऑब्लिक कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन में जो है इस तरह की कोलिजन होगी, इस तरह की मतलब क्या सर, तो दोनों जो पार्टिकल्स हैं उनकी वेलोसिटी जो होगी एक ही दिशा में जा रही होगी। ये पार्टिकल भी हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, ये पार्टिकल भी हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है ना, उनका जो है लाइन ऑफ मोशन जो है वो एक ही लाइन पे आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज हेड ऑन कोलिजन। ऑब्लिक कोलिजन क्या होता है उसको मैं आपको आगे दिखाऊंगा, पहले सिंपल तरीके का हेड ऑन कोलिजन देख लो। इसमें भी आगे प्रकार से, हेड ऑन कोलिजन में भी हमें प्रकार देखने हैं, उससे पहले कुछ हम टर्म्स देख लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, दो प्रकार के बॉल है आपका, एक ग्रीन वाला बॉल दिख रहा है और येलो वाला बॉल दिख रहा है कि नहीं। ये जो ग्रीन वाला बॉल है इसका मास मैंने m1 लिखा है और स्पीड इसकी u1 है। m2 जो है नेक्स्ट येलो वाला बॉल है, उसकी स्पीड u2 है, इनिशियल स्पीड। तो अगर कोलिजन होनी है यहाँ पे बेटा, कोलिजन अगर होनी है तो u1 स्पीड जो है u2 से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, तभी अप्रोच हो पाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच नाम का एक यहाँ पे टर्म डिफाइन होता है, रिलेटिव वेलोसिटी जिसको बोलते हैं। अप्रोच मतलब पीछे वाला बॉल आगे वाले बॉल को रिलेटिवली कितनी स्पीड से जो है पकड़ रहा है, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे, u1 - u2, क्योंकि हम पहले बोल चुके हैं u1 आपका ज़्यादा है, दैट इज कॉल्ड एज अप्रोचिंग। तो u1 - u2 को क्या बोलना है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इसको याद रखें। उसके बाद आफ्टर कोलिजन थोड़ी देर के बाद ये जो है दोनों बॉल टकरा जाएंगे, टकराने के बाद येलो वाला बॉल आगे तेजी से दौड़ेगा और क्या बोलते हैं ग्रीन वाला थोड़ा पीछे रह जाएगा। तो हो सकता है ग्रीन वाले की वेलोसिटी पलट के उल्टी भी हो जाए, बट अभी के लिए मैंने केस लिया है कि यहाँ पे जो है येलो वाले बॉल की स्पीड कितनी है, v2, जो कि v1 से क्या बोलते हैं ज़्यादा होनी चाहिए, तभी तो जो है सेपरेट हो पाएंगे दोनों। टकराने के बाद आगे वाला आगे जाएगा, पीछे वाला पीछे रह जाएगा।
तो v1 स्पीड और v2 स्पीड को ध्यान से देखिए, वही बॉल है m1 m2 वाले। और यहाँ पे एक चीज और डिफाइन करनी है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन वेलोसिटी मतलब कितने रिलेटिव स्पीड से वो दोनों सेपरेट हो रहे हैं। आगे वाला जा रहा है v2 से, पीछे वाला जा रहा है v1 से, तो v2 ज़्यादा होना चाहिए, v2 माइनस v1, तभी वो सेपरेट हो पाएंगे। तो v2 माइनस v1 विल बी सेपरेशन वेलोसिटी। अगर किसी क्वेश्चन में जो है इन डायरेक्शंस को हमने पलट दिया, फॉर एग्जांपल u1 और u2 जो वेक्टर्स यहाँ पे दिखाए मैंने, u1 राइट में है और u2 लेफ्ट में है, तो यहाँ पे अप्रोच में u1 प्लस u2 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे v2 प्लस v1 हो जाएगा, अगर एक वेक्टर की एरो जो होती है चेंज हो जाती है कि नहीं। तो इस तरह से आपको वेक्टर फॉर्म में भी इसको याद रखना है। अभी के लिए तो इस डायग्राम के अनुसार ये सही है। तो यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे बोलना चाहूँगा मैं, देयर इज अनदर टर्म कॉल्ड एज ई। ये ई क्या होता है सर? ई का नाम है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इससे जो है कोलिजन का प्रकार डिसाइड होगा। घबराइए मत, आपको एग्जांपल दिखाऊंगा मैं, उसमें जो है आपकी बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बट अभी के लिए बस रट्टा मारो, याद रखो कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई, जिससे कोलिजन का टाइप डिफाइन होने वाला है। तो ई का मतलब क्या होता है? सेपरेशन वेलोसिटी मतलब v2 माइनस v1, और क्या बोलते हैं अप्रोच वेलोसिटी मतलब u1 माइनस u2। अप्रोच मतलब एक दूसरे के पास कितने रिलेटिवली आ रहे हैं, और सेपरेशन मतलब एक दूसरे से दूर कितने रिलेटिव स्पीड से वो जा रहे हैं। सिंपल सी लाइन में अगर बोलूँ तो मैं ऐसा है। तो ई का मतलब उसका रेशो होता है सेपरेशन वेलोसिटी अपॉन अप्रोच वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड एज योर ई। ठीक है ना? तो इतना सब रट्टेबाजी करें। इसके बाद जो है टाइप्स में उड़ी मारते हैं। देखिए 3 प्रकार के जो है अपने पास कोलिजन यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। पहला कौन सा बेटा? देखो इलास्टिक कोलिजन, जिसमें ई की वैल्यू कितनी होने वाली है 1, और उसकी खासियत क्या है? इलास्टिक कोलिजन में कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता। इट्स अ स्मूथ कोलिजन जिसमें देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, रिमेंबर दिस। उसके बाद है पार्शियली इलास्टिक कोलिजन, जिसमें थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी का लॉस आपका होने वाला है, एंड दैट इज वाई आपकी ई की जो वैल्यू है वो कौन से इंटरवल में लाया करती है? 0 और 1 के बीच में। मतलब ई जो होगा वो 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, मतलब पॉइंट में होगा, बेसिकली 0.2 0.3 ऐसे। उसके बाद होता है इन इलास्टिक कोलिजन, या इसको बोलते हैं परफेक्टली कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन, जिसमें ई की वैल्यू 0 होती है। और सिंपल भाषा में बोलूँ, ई की वैल्यू 0 मतलब दोनों पार्टिकल जो कोलाइड कर रहे हैं वो चिपक जाते हैं, दोनों मिलकर जो एक ही बॉडी बन जाते हैं, देन दे विल कंटिन्यू, है कि नहीं। इधर से एक बॉल आया, इधर से एक बॉल आया, दोनों चिपक गए और एक बॉल बना दोनों का मिलकर, और फिर वो आगे बढ़ा ऐसे। तो इस तरह का सीन जो है कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन में होगा, एंड दैट इज वाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका? 0 हो जाता है। तो इसको याद रखें। उसके बाद जो है हर प्रकार के कोलिजन में, कौन से कोलिजन के प्रकार है? 3 प्रकार जो है हर कोलिजन। इसमें जो है सबसे ऊपर वाले में इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता है, पार्शियली इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, और मैक्सिमम किस में होता है? क्या बोलते हैं? इन इलास्टिक में होता है मैक्सिमम। तो काइनेटिक एनर्जी लॉस जो है यहाँ पे होते हैं इन दोनों में, और इसमें काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होता। और तीनों में कॉमन क्या है? तो मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व रहता है। मोमेंटम जो है हमेशा तीनों में क्या रहता है? कंजर्व रहता है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज वैलिड इन एवरी टाइप ऑफ कोलिजन्स, है कि नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस का अगर फॉर्मूला हमें याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, बहुत आपका टाइम बचाने वाला फॉर्मूला है। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन कोलिजन, जब कोलिजन होती है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। कौन से टाइप के कोलिजन में? है ना, पहले वाले में तो लॉस नहीं होता, दूसरे 2 में होता है, पार्शियल इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन में जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है उसका फॉर्मूला रट लो सब लोग। क्या है सर? हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये जो ब्रैकेट है ना, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, इसको कभी कभी रिलेटिव मास भी बोलते हैं, है कि नहीं। तो इस तरीके से जो है, सॉरी रिलेटिव नहीं, रेड्यूस्ड मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेड्यूस्ड मास। तो एनीवेज हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का स्क्वायर। सेपरेशन नहीं, कोलिजन के पहले कौन सी होती है? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, उसका जो है यहाँ पे स्क्वायर लिखना है। कौन सी सर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच? दिखाओ जरा। तो ये रही बेटा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, u1 माइनस u2। अगर दोनों एक दिशा में जा रहे हैं तो u1 माइनस u2, अगर एक इधर और एक इधर मतलब अपोजिट दिशा में जो है दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो यहाँ पे आएगा u1 प्लस u2, दैट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। दैट इज वाई उसका यहाँ पे स्क्वायर करना है, और 1 माइनस ई स्क्वायर, क्योंकि जब हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग? कौन सी कोलिजन है ये? या तो पार्शियल इलास्टिक या इन इलास्टिक, क्योंकि हम काइनेटिक एनर्जी का लॉस निकाल रहे हैं। तो उसमें ई की वैल्यू होती है 0 से 1 के बीच में, या तो 0 होती है, तो वो यहाँ पे हम लोग को डालनी है कि नहीं। इलास्टिक कोलिजन के लिए ई की वैल्यू 1 होती है, वो अगर आपने यहाँ पे डाल दी तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, पूरा का टर्म 0 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा ही है देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरीके से ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको याद रखें। मोमेंटम कंजर्वेशन तो हमेशा होगा ही होगा। काइनेटिक एनर्जी का लॉस जो है वो इस फॉर्मूले से हमें रट्टा मारना है, याद रखना है। नेक्स्ट, इलास्टिक कोलिजन में जो है हम लोग एक एग्जांपल करते हैं अभी, है कि नहीं। सिंपल सा जो है एक थ्योरेटिकल मॉडल में आपको दिखाता हूँ। क्या देखिए, इलास्टिक कोलिजन होने वाला है, इसमें एक पार्टिकल राइट में जा रहा है, दूसरा लेफ्ट में जा रहा है। दैट इज वाई उनकी स्पीड जो है एक राइट में एक लेफ्ट में है, उनकी वेलोसिटी वेक्टर जो है। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या कहलाएगा? अप्रोच वेलोसिटी विल बी, कहा गया, हाँ ये रही आपकी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u1 प्लस u2, है ना। ये आपने क्या किया सर? तो ई का फॉर्मूला याद करो। ई का फॉर्मूला क्या था? ई का फॉर्मूला क्या था याद करो? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वही तो लिखा है, अप्रोच वेलोसिटी इस बार क्या आएगी? u1 प्लस u2 आएगी। तो देखो u1 प्लस u2 लिख दिया, और सेपरेशन वेलोसिटी यहाँ पर मानी है मैंने इस तरीके से, तो v2 माइनस v1, उसमें कोई चेंज नहीं है, दोनों एक दिशा में है, तो v2 माइनस v1। इस तरह से e की वैल्यू 1 लिए। क्यों e की वैल्यू 1 लिए? कौन सी कोलिजन है?
इलास्टिक कोलिजन। तो एक ई का इक्वेशन मेरे पास बन जाता है इस तरीके से, है कि नहीं, कोई भी इस तरह कोलिजन हो तो। और एक मोमेंटम कंजर्वेशन जो हमेशा करना है। मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होता है? बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन जितना मोमेंटम था उतना ही रहेगा। बिफोर कोलिजन कितना मोमेंटम था? इसका था m1u1, इसका था -m2u2, लेफ्ट में था। तो बिफोर कोलिजन कितना मोमेंटम हो गया? m1u1 -m2u2 बिफोर कोलिजन। और आफ्टर कोलिजन दोनों राइट में है तो m1v1 प्लस m2v2। तो इस तरीके से ये मोमेंटम कंजर्वेशन का इक्वेशन और ये ई का इक्वेशन, इनकी मदद से जो है हम लोग वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हैं। क्या वेरिएबल होते हैं? तो बिफोर कोलिजन का पूरा डेटा वो आपको देते हैं और आपको पूछते हैं कि आफ्टर कोलिजन क्या होगा। तो इन इक्वेशन से आंसर हमारा निकल जाएगा। दैट इज अ बेसिक थिंग हियर। और एक चीज हम कर सकते हैं, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन बोल ही दिया है उन्होंने, तो काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व करते हैं। मतलब बिफोर कोलिजन जितनी काइनेटिक एनर्जी थी, आफ्टर कोलिजन भी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी आपको मिलने वाली है। तो देखो बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी ये थी, है कि नहीं, इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ m1u1 स्क्वायर, इसकी हाफ m2u2 स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इज नेवर निगेटिव, वो स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे भी प्लस आएगा। और क्या बोलते हैं, आफ्टर कोलिजन भी काइनेटिक एनर्जी इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो ये एक्स्ट्रा इक्वेशन है, इसकी कभी कभी जरूरत पड़ती है, दो इक्वेशन से ही हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह का मॉडलिंग आपको आंसर में करना होता है। एक न्यूमेरिकल करते हैं, देखिए। तो देखो, अच्छा न्यूमेरिकल नहीं है, अपने स्पेशल केस रह गया। चलो एक स्पेशल केस कर लेते हैं, निपटा लेते हैं। सही है ना? हाँ ओके। तो स्पेशल केस क्या है सर? इलास्टिक कोलिजन में एक स्पेशल केस बनता है। प्लीज रिमेंबर दिस, इलास्टिक कोलिजन में एक स्पेशल केस बनता है और काफी बार जो है स्पेशल केस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या स्पेशल केस है सर? इलास्टिक कोलिजन है और यहाँ पे एक चीज लिखी गई है m1 = m2, मतलब दोनों टकराने वाले बॉल्स पार्टिकल्स का मास क्या है? सेम है कि नहीं? सेम मास वाले पार्टिकल अगर टकराएंगे इस तरीके से तो उनकी वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है। समझ रहे हो? हेरा फेरी, इसका उसको, उसकी इसको, ऐसे नहीं, सॉरी। तो एनीवेज पॉइंट इज दिस, ये इंटरचेंज होती है वेलोसिटी। और इसके बाद क्या हो जाएगा? देखो u1 और u2 जो वेलोसिटीज थी, u1 मिल जाएगी m2 को और क्या बोलते हैं u2 मिल जाएगी m1 को। देखिए ध्यान से, ये u2 मिल गई m1 को और u1 मिल गई m2 को। इंटरचेंज हो गई वेलोसिटी। क्या हो गई? इंटरचेंज। अगर मैं बोलूँ, एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ, यहाँ पे तो डायरेक्शन के साथ भी दिखाता हूँ आपको। मान लो इसकी इधर है 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी और ये लेफ्ट में वेलोसिटी है, इधर तो राइट में दिखा दी, मतलब ये वाली मैं एग्जाम्पल मान रहा हूँ, लेफ्ट में मान लो इसे 3 मीटर पर सेकंड। तो क्या होगा? इंटरचेंज में डायरेक्शन के साथ इंटरचेंज हो जाएगा। ध्यान से देखिए, 4 इसको मिल जाएगी, दूसरे वाले को इधर आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड और ये 3 लेफ्ट में इसको मिल जाएगी ऐसे 3 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटीज इंटरचेंज होती है। स्पेशल केस याद रखें, कौन से केस में? अगर इलास्टिक कोलिजन हो और दोनों पार्टिकल्स का मास क्या हो? सेम हो। एक और चीज, वेलोसिटीज इंटरचेंज होती है डायरेक्शन के साथ, है ना? अगर ये राइट में 4 है तो उधर राइट में 4 होगा, ये लेफ्ट में 3 है तो ये वाली लेफ्ट में 3 होगी। इसको याद रखना, स्पेशल केस बनता है। अब एक न्यूमेरिकल करते हैं, देखिए ध्यान से। ये देखिए एक क्वेश्चन है जिसमें ई की वैल्यू 0.5 दी है, इतना ही लिखा है। इसका मतलब ये कौन सी कोलिजन है? क्या इलास्टिक है? नहीं। क्या कंप्लीटली इनइलास्टिक है? नहीं। तो कौन सी है सर? ई तो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। पार्शियली इनइलास्टिक या पार्शियली इलास्टिक कोलिजन इसको बोला जाता है कि नहीं? इसमें क्या है, एक बॉल है 4 किलो का और दूसरा है 2 किलो का। 8 मीटर पर सेकंड, 16 मीटर पर सेकंड, पूरा डेटा यहाँ पे दिया हुआ है। इसको फटाफट सॉल्व कीजिए। मैं 2 मिनट यहाँ पे क्या करते हैं आपको टाइम देता हूँ। चलिए इसका आंसर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे निकालना है। फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल सा है। क्या निकालना है सर इसमें? आफ्टर कोलिजन जो है वेलोसिटी निकालनी है ना? और एक और चीज बोलिए, काइनेटिक एनर्जी लॉ, जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमने रटा है। तो पहले तो ध्यान से देखिए, आफ्टर कोलिजन क्या होगा। तो मैं मान लेता हूं कि अपना जो 4 किलो का बॉल है उसकी स्पीड को मैं v1 बोलता हूं और अपना जो है यहाँ पे कौन है, 2 किलो का बॉल है, इसकी स्पीड को मैं v2 बोलता हूँ। दिस इज आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन तो मैं क्या लिख सकता हूँ? पहला इक्वेशन तो मोमेंटम कंजर्वेशन, फटाफट लिखो। पहला इक्वेशन क्या लिखना है? मोमेंटम कंजर्वेशन। बिफोर कोलिजन कितना मोमेंटम था? इसका मोमेंटम था, मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो इसका मोमेंटम कितना था? 4 8 32, 32 मोमेंटम राइट में और इसका भी 4 दूनी 32, 32 मोमेंटम लेफ्ट में। तो इसका राइट में 32, इसका लेफ्ट में 32। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन 0 था। कितना था? 0। तो आफ्टर कोलिजन भी मोमेंटम कितना होना चाहिए? 0। अब वेलोसिटी सर आपने इधर क्या बोलते हैं, वेलोसिटी v1 आपको जो है राइट में दिख रही है और v2 भी राइट में दिख रही है। आपको कैसे पता? हो सकता है v1 राइट में हो और v2 लेफ्ट में हो, वो अपने आप एंड में आ जाएगा, आप सॉल्व करते जाओ, कहीं भी अज्यूम कर सकते हो। तो मैंने अभी इस तरह से अज्यूम किया है। तो मैं क्या करता हूँ, इनिशियल मोमेंटम मुझे पता है 0 है, तो फाइनल मोमेंटम भी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। दैट इज वाई इसका मोमेंटम कितना होगा फाइनल? 4v1 प्लस 2v2, इसको मैं इक्वल टू 0 कर देता हूँ। ये फाइनल मोमेंटम है, दैट इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम विच वाज 0। तो ये पहली इक्वेशन मेरे पास आती है, यहाँ से मुझे क्लियर कट दिख रहा है कि क्या बोलते हैं, v2 की वैल्यू आ रही है -2v1। इसको याद रखना अपना न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए। एक और चीज यहाँ पे जो है, ये तो मोमेंटम कंजर्वेशन का इक्वेशन लिख दिया। अब इसकी बारी, ई की बारी। ई का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? बताइए, ई का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो सेपरेशन वेलोसिटी यहाँ पर v2 - v1 है, देख लो v2 - v1 अपॉन अप्रोच वेलोसिटी। यहाँ पे 8 और 16 प्लस हो जाएंगे क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। 8 और 16 बनके 24 बन जाएंगे, है कि नहीं? और इसकी वैल्यू 0.5 इधर जाएगा, 12 हो जाएगा। v2 - v1 इज इक्वल टू ये 12 बन गया। और इसको जो है क्या बोलते हैं, इसके साथ रिप्लेस किए। v2 की वैल्यू जो है -2v1 है, तो v2 की वैल्यू -2v1 और एक और v1 -3v1 इज इक्वल टू 12
v1 इक्वल टू -4 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे v1 की वैल्यू -4 आई है, और माइनस आने का मतलब है कि हमने जो एज्यूम किया है ना कि v1 राइट में जा रहा है, ऐसा नहीं है, एक्चुअली वो लेफ्ट में जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से। और यहीं से जो है v1 की वैल्यू आ गई तो v2 भी आ जाएगा। कहाँ से आ जाएगा? तो हमारे पास ये रहा ना, v2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स v1, है ना, तो क्या बोलते हैं 8 मीटर पर सेकंड, ये v2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, है ना। v2 राइट में जा रहा है, सही है, v1 लेफ्ट में जा रहा था। तो फटाफट मैंने जो है दनादन न्यूमेरिकल सॉल्व किया है। 2 ही इक्वेशन यूज की है। कौन सी सर? पहली तो मैंने मोमेंटम कंजर्वेशन और फिर ई का फॉर्मूला, है कि नहीं, इनको इस्तेमाल करके इस तरह से न्यूमेरिकल सिंपली से सॉल्व हो जाता है। अब एक और चीज, काइनेटिक एनर्जी का लॉस बोला है, उसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है सर? काइनेटिक एनर्जी लॉस, बोलो बोलो क्या फॉर्मूला है? हाफ वो रेड्यूस मास वाला m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, और यहाँ पे क्या था? बोलो यहाँ पे क्या था? u1 वेक्टर, सॉरी वेक्टर नहीं, आपको तो मैंने शॉर्टकट बताया था ना, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का स्क्वायर लगाना है अपने को, और इनटू क्या बोलते हैं 1 माइनस ई स्क्वायर। तो फटाफट इसको करते हैं, हाफ ला हाफ, ये m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 8 7, तो 8/6, यहाँ पे जो है 4/3 आ जाएगा, ये है कि नहीं। अप्रोच वेलोसिटी कितनी निकाली थी हमने? 24 थी, है ना, अप्रोच वेलोसिटी 24, उसका स्क्वायर करना है हमें, और 1 माइनस ई स्क्वायर मतलब 1/4, 1/2 है ये ई। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला में वैल्यू पुट करने बेटा, कैलकुलेशन तुम कर लो, सिंपल सा है, फॉर्मूला याद रखो, टाइम बचाओ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अरे यार चलिए, ऑब्लिक कोलिजन पढ़ते हैं। अभी तो हम कौन से पढ़ रहे थे? हेड ऑन कोलिजन। फिर से मैं बता रहा हूँ, हेड ऑन कोलिजन मतलब क्या था कि दोनों वेलोसिटीज, एक ब्लॉक दो ब्लॉक, दोनों की वेलोसिटी एक ही लाइन के ऊपर थी। मतलब ये ब्लॉक अगर राइट में जा रहा है, दूसरा ब्लॉक भी राइट में जा रहा है, एक ही लाइन पे जा रहा है, दोनों की वेलोसिटी एक ही लाइन पे थी, ऑब्लिक नहीं था। अब ये कोलिजन ध्यान से देखिए, इसमें क्या हो रहा है ध्यान से देखिए। अगर मैं इसका सेंटर ऑफ मास देखूँ ये ऊपर वाले बॉल का, तो ये इस लाइन पे है, ध्यान से देखिए, ऊपर वाली लाइन पे, और नीचे वाले का ग्रीन वाली लाइन पे। तो देयर इज सम ऑब्लिक, सेंटर टू सेंटर नहीं टकरा रहा है, थोड़ा सा ऊपर टकरा रहा है। जैसे इनका टकराव जब होगा तो ये वाला पॉइंट भिड़ेगा बेटा इस वाले पॉइंट से, है कि नहीं, सेंटर टू सेंटर नहीं भिड़ रहा है, ऑब्लिक कोलिजन हो जाएगी, टेढ़ा धक्का लगेगा, टेढ़ा। तो इसके बाद जो है हो सकता है कि आपका m1 ऊपर जाने लग जाए और m2 टेढ़ा होकर नीचे जाने लग जाए। इस तरीके के कोलिजन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्लिक कोलिजन बोलते हैं, है कि नहीं। इसमें क्या करना है सर? इसमें भी वही सब है, मोमेंटम कंजर्वेशन इज ऑलवेज वैलिड, चाहे ऑब्लिक कोलिजन हो चाहे हेड ऑन कोलिजन हो। तो मोमेंटम कंजर्व करते हैं, बट यहाँ पे कंपोनेंट करने पड़ेंगे, 2 डायरेक्शन में आपका मोमेंटम आएगा। इनिशियली मोमेंटम उजवीकडे होता, राइट में ही था इनिशियल मोमेंटम, इसका था m1 u1 और इसका था m2 u2। तो देखो m1 u1 m2 u2 राइट डायरेक्शन में, मतलब हॉरिजॉन्टल में मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रहा हूँ, दिस इज मोमेंटम कंजर्वेशन, है ना, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल में इनिशियल मोमेंटम कितना था? तो ये रहा m1 u1 प्लस m2 u2, इन दोनों का मोमेंटम लिख दिया मैंने इनिशियल मोमेंटम के नाम पे। इस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंपोनेंट कीजिए, v1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आएगा? v1 cos अल्फा, दैट इज वाई यहाँ पे आएगा m1 v1 cos अल्फा और m2 v2 cos बीटा। इस तरीके से हॉरिजॉन्टल मोमेंटम मैंने कंजर्व कर दिया। बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन दोनों साइड में हॉरिजॉन्टल मोमेंटम सेम रहना चाहिए था, दैट इज वाई इस तरह से होता है ये, ठीक है। उसके बाद वर्टिकल में मोमेंटम कंजर्वेशन करते हैं। क्या इनिशियली वर्टिकल में कोई मोमेंटम था? नहीं था, दोनों बॉल की स्पीड इनिशियली हॉरिजॉन्टल थी, तो वर्टिकल में कोई मोमेंटम नहीं था, इसलिए जीरो, इनिशियल वर्टिकल मोमेंटम जीरो। तो फाइनली जितने मोमेंटम से ये ऊपर जा रहा है उतने से ये नीचे जाना चाहिए, ताकि वर्टिकल मोमेंटम आपका जीरो रहे। इसका मतलब इसका मोमेंटम कितना है ऊपर की तरफ? v1 साइन अल्फा ना, तो m1 v1 साइन अल्फा, दूसरा नीचे है माइनस m2 v2 साइन अल्फा, दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, माइनस तो आ ही रहा है। तो इस तरीके से जो है क्या बोलते हैं, दोनों दिशाओं में x और y एक्सिस पे मैंने मोमेंटम कंजर्वेशन का इक्वेशन लगा दिया। अब क्या करें सर? एक और चीज बोली गई, देखो E इज इक्वल टू 1, अगर ऑब्लिक कोलिजन आता है तो E इज इक्वल टू 1 ही आएगा आपको, एटलीस्ट जेई मेन और नीट के लिए जो है क्या बोलते हैं, E इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है? कसली कोलिजन है? इलास्टिक कोलिजन। चलिए इलास्टिक नहीं होगी तो दैट विल बी अ कॉम्प्लिकेटेड केस, इंपैक्ट पैरामीटर, लाइन पैरामीटर, बहुत सारी चीजें आ जाती है उसमें, वो इधर डिस्कस नहीं होगा अभी फास्ट में। तो फटाक से सुनिए, अगर ऑब्लिक कोलिजन का क्वेश्चन आता है तो जो है नीट और जेई लेवल के लिए आपका जो हो इलास्टिक कोलिजन का ही क्वेश्चन होगा वो। तो इलास्टिक कोलिजन अगर है तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी क्या करनी है? कंजर्व करनी है। तो सिंपल काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में जो है डायरेक्शन मैटर नहीं करती, काइनेटिक एनर्जी जो है स्केलर क्वांटिटी है, तो u1 u2 के स्क्वायर होंगे, v1 v2 के सिंपली क्या होंगे? स्क्वायर होंगे, कंपोनेंट वॉम्पोनेंट वहाँ करने की जरूरत नहीं है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और इस तरीके से जो है क्या बोलते हैं, आपको ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करके आंसर आपको मिल जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है ऑब्लिक कोलिजन वाले। इसमें क्या करना है बस इतना याद रखो, रट्टाबाजी मत करो, क्योंकि अभी हर एक क्वेश्चन रटने की जरूरत नहीं है। सिंपली 2 कॉन्सेप्ट लगाने, मोमेंटम कंजर्वेशन, एक्स ला वेगळं वाई ला वेगळं, और दूसरी बात क्या करनी है कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में हमेशा बोला होगा इलास्टिक कोलिजन ही है, तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन कर देना। उसके बाद इसमें एक स्पेशल केस बनता है जो एनसीईआरटी में छोटा सा डेरिवेशन है, और एनसीईआरटी में है इसलिए इसको रट्टा मारना जरूरी है। क्या बोला गया कि अगर
m1 इज इक्वल टू m2, मतलब दोनों टकराने वाले मासेस सेम मास के होंगे, दोनों का मास क्या होगा, सेम होगा, ये दोनों m1 m2 इक्वल होंगे। और u2 इक्वल टू 0, मतलब दूसरा वाला मास जो है रेस्ट पे होगा, एक चुपचाप रेस्ट पे बैठा हुआ है m2, m1 फास्ट में आता है और उसको ठोका देके चला जाता है। इस तरह केस, दोनों का मास सेम है। तो इस तरह का केस अगर होता है तो अल्फा और बीटा ये जो एंगल्स है वो क्या हो जाते हैं, उनका सम हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन जाते हैं वो, अल्फा बीटा का सम क्या हो जाता है 90। इसका मतलब सिंपल है कि आफ्टर कोलिजन ध्यान सुनना, आफ्टर कोलिजन जो है अगर एक जो है बाबू अपना हॉरिजॉन्टल से ऊपर जाता है 30 डिग्री, ऊपर खिसक गया ऊपर 30 डिग्री, दूसरा नीचे कितना खिसकेगा, दूसरा नीचे खिसक जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि इनके बीच का एंगल हमें कितना रखना है 90 डिग्री रखना है। दैट इज स्पेशल केस जिसको हमें याद रखना है, ठीक है ना। तो फिर से बता रहा हूँ, अगर दोनों का मास सेम है और आगे वाला रेस्ट पे है और ऑब्लिक कोलिजन होता है तो अल्फा और बीटा का सम कितना हो जाता है 90 डिग्री हो जाता है, एक दूसरे को 90 डिग्री राइट एंगल पे जो है वो राइट एंगल पे दोनों क्या हो जाते हैं, खिसक जाते हैं। तो इस तरीके से जो है ऑब्लिक्स कोलिजन को हमें याद रखना है। आगे बढ़ते हैं चलिए, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेशल केस है, इसको हम क्या बोलते हैं, अनलिमिटेड बाउंसेस। एक बॉल है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक बॉल है उसको जो है h हाइट से छोड़ दिया गया। तो काइनेमेटिक्स से आपको पता होना चाहिए, किसी भी बॉल को h हाइट से छोड़ते हैं तो जमीन पे आने में उसको टाइम कितना लगता है, √2h/g, और जमीन पे जब वो टकराता है उसकी स्पीड कितनी होती है, √2gh। तो ध्यान सुनना, बॉल जो है अगर h हाइट से छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया, मतलब इनिशियल स्पीड इसकी क्या थी, 0 थी, तो जब वो जमीन से टकराएगा तो उसकी स्पीड कितनी होगी, √2gh। और टकराया शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, टकराने के बाद क्या होगा, बाउंस जाएगा, वापस जाएगा। अगर इलास्टिक कोलिजन होती, कैसी कोलिजन होती, अगर इलास्टिक, तो जितनी हाइट से जो है उसको छोड़ा है टकराने के बाद उतनी ही हाइट पे जाता और अनलिमिटेड टाइम तक टंग 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 ऐसे चलता रहता, क्योंकि देयर इज नो एनर्जी लॉस किसमें, इलास्टिक कोलिजन में। लेकिन नहीं, अगर हम बात करें नॉर्मल तरीके की, नॉर्मल जो है क्या बोलते हैं सिनारियो की, तो उसमें इलास्टिक कोलिजन नहीं होती, देयर इज सम ई, कुछ एनर्जी का लॉस जरूर होता है। तो क्या होने वाला है, पहली बार जो है बॉल टिप्पा खाएगा, ऐसे थोड़ी हाइट तक जाएगा, फिर और कम हाइट तक जाएगा, फिर और कम तक जाएगा, ऐसे करते 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 बहुत देर के बाद जो है बॉल क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो इस तरह का अनलिमिटेड बाउंसेस का केस यहाँ पे अपने को थ्योरेटिकली बनाने में बिल्कुल पॉसिबल है। तो ध्यान से सुनना, किसका कोलिजन हो रहा है, कोलिजन इज बिटवीन बॉल एंड द फ्लोर, बॉल फ्लोर से टकरा रहा है, उनके बीच का इंपैक्ट पैरामीटर जो है, इंपैक्ट पैरामीटर नहीं बोल रहा, सॉरी, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है वो ना 0 है ना 1 है, मतलब ना परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है या परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है, बॉल चिपकने भी नहीं वाला। तो इस तरीके से जो है कुछ इंटरमीडिएट वैल्यू है ई की 0 से 1 के बीच में। तो क्या होने वाला है, ध्यान सुनना। तो फिर से बता रहा हूँ, बॉल को ड्रॉप किया h हाइट से, जब बॉल नीचे गिरा तो स्पीड कितनी थी, √2gh, और जब वापस बॉल रीबाउंड होता है ना, टिप्पा खा के जब ऊपर जाता है तो उसकी स्पीड हो जाती है e टाइम्स √2gh, है कि नहीं। टिप्पा खाने से पहले कितनी स्पीड थी नीचे आते वक्त, √2gh, और जब ऊपर जा रहा था बाउंस होके तो कितनी स्पीड हो जाती है, e मल्टीप्लाई हो जाता है, e × √2gh, इतनी स्पीड उसको मिलेगी। इस स्पीड से फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर नीचे आएगा तो क्या बोलते हैं, उतनी स्पीड से जो है टकराएगा, जितनी स्पीड से ऊपर गया था बाद में वापस टकराते वक्त उतनी स्पीड उसको मिलने वाली है, e × √2gh। फिर से देखो क्या होगा, अब फिर से यहाँ पे टकराएगा, नहीं टकराया, बॉल फ्लोर से टकराया ना, कितनी स्पीड के साथ, e × √2gh। तो फिर से जब रिबाउंड करेगा, ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो फिर से एक और e मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे कितनी स्पीड आएगी अब ऊपर जाते वक्त, e² × √2gh। फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, नीचे आया तो e² × √2gh स्पीड उसके पास थी, जितनी स्पीड जाते वक्त थी उतनी स्पीड वापस आते वक्त आएगी। लेकिन जैसे ही कोलिजन होगा फिर वो ऊपर जाएगा तो एक और e मल्टीप्लाई हो जाएगा, e³ × √2gh। इस तरीके से जो है हर बार e मल्टीप्लाई होकर √2gh आपका आगे कंटिन्यू होता रहेगा, और इस तरीके से बाउंसेस अनलिमिटेड टाइम तक चलते रहेंगे, इसको याद रखना है, ठीक है। अब ध्यान सुना कि भाई स्पीड के लिए तो मैंने क्या बोला, रिबाउंड स्पीड के लिए ई मल्टीप्लाई होता है, लेकिन अगर मैक्सिमम हाइट की बात करें, इनिशियली हाइट कितना गया था, वो इनिशियली जो उसको छोड़ा गया था h हाइट से छोड़ा गया था, बाद में जो है नेक्स्ट टाइम वो थोड़ी कम हाइट तक ऊपर जाएगा, मान लो ये 5 मीटर है तो नेक्स्ट टाइम 4 मीटर जाएगा, फिर 3 मीटर जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम वाली हाइट कैसे निकालते हैं, ये जो h1 है उसकी वैल्यू निकालते हैं बेटा, h1 = e² × h, है ना। वेलोसिटी के टाइम e मल्टीप्लाई होता है, हाइट के टाइम क्या मल्टीप्लाई होता है, e²। तो इस तरह से ध्यान रखिए, h1 = क्या बन जाएगा आपका, e² × h। तो h1 क्या है, फर्स्ट कोलिजन के बाद जो है, फर्स्ट बाउंस के बाद कितनी हाइट गया, ओरिजिनल कितनी हाइट छोड़ा था, h हाइट से, तो h1 की वैल्यू आ जाएगी e² × h। उस तरीके से h2 की वैल्यू क्या आएगी, h2 जो है, h2 का प्रीवियस कौन है, h1, है कि नहीं। तो h1 को अगर आप फिर से e² मल्टीप्लाई करो, h1 × फिर से e², विच विल बी अल्टीमेटली, इसको अगर मैं h की भाषा में लिखूँ तो e⁴ × h, तो सब कुछ h की भाषा में लाना है तो इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो एनीवेज प्रीवियस से मल्टीप्लाई करते हैं, h2 के लिए प्रीवियस कौन है, h1, तो उसके लिए e² मल्टीप्लाई होकर आएगा। h3 के लिए प्रीवियस कौन है, h2, तो h3 की वैल्यू आएगी e² टाइम्स h2। तो हर बार जो है मैक्सिमम हाइट के लिए e² मल्टीप्लाई होता है और रिबाउंड वेलोसिटी के लिए e मल्टीप्लाई होता है। इस तरीके का डेटा हम लोग आगे कंटिन्यू करते करते जा सकते हैं, है कि नहीं। टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते हैं बेटा, किसी भी पार्टिकल की स्पीड अगर u है, u स्पीड से कोई चीज़ को आप ऊपर फेंकते हो तो कितनी स्पीड लगती है उसको वापस आने में, ऊपर जाने का u/g, नीचे आने का u/g, 2u/g, ये तो आपका जो है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। तो गुलाबी वाले मोशन का टाइम कितना होगा, 2u/g,
जिस तरीके से इसको लिख सकते हैं 2u/g को अगर हमने u की वैल्यू ये वाली सब्स्टिट्यूट कर दी तो ये आएगा टाइम की वैल्यू 2e√2h/g। गुलाबी वाला पूरा मोशन, ऊपर जाना नीचे आना। फिर ग्रीन वाला पूरा मोशन, ग्रीन वाले का मोशन क्या आएगा 2e² ई स्क्वायर कहाँ से आ गया, क्योंकि तुम्हारे वेलोसिटी में ई स्क्वायर आ रहा है तो दैट विल बी फिर से मल्टीप्लाई होगा वो। फिर क्या बोलते हैं येलो वाला मोशन देखो 2e³ तो एक एक ई जो है आगे बढ़ता जाएगा, लगता जाएगा लगता जाएगा लगता जाएगा। इस तरीके से जो है आपको इसको याद रखना है। टाइम ऑफ फ्लाइट्स को भी आप याद रख सकते हो। तो ये काफ़ी स्पेशल केस है, इसको आप खुद से डिराइव भी कर सकते हो, लेकिन सिंपल तरीका है, याद ही रख सकते हो, है कि नहीं। तो इस तरीके से ये अनलिमिटेड बाउंसेस वाला केस आपको याद रखना है। क्या याद रखना है फिर से बताता हूँ मैं आपको। वेलोसिटी जब भी √2gh को अगर आप पलटोगे, रिबाउंड करोगे तो उसमें ई मल्टीप्लाई होगा। हाइट वाले में, नेक्स्ट वाली हाइट के लिए प्रीवियस में ई² मल्टीप्लाई होगा। और टाइम ऑफ फ्लाइट्स में भी जो है पहला टाइम ऑफ फ्लाइट होगा 2e√2h/g, फिर जो है ई मल्टीप्लाई होगा e², फिर e³। इस तरह से टाइम ऑफ फ्लाइट कंटिन्यू करते रहेंगे, अनलिमिटेड टाइम तक ये चलता रहेगा थ्योरेटिकली। तो इस तरीके से ये अनलिमिटेड ड्रॉप वाला केस मैंने डिस्कस कर लिया। उसके बाद जो है ऑब्लिक ड्रॉप इसमें क्या करना है बेटा, ऑब्लिक ड्रॉप में सिंपल सी बात है, ये फ्लोर है जिसमें टेढ़ा जो है आपका पार्टिकल टकरा के जाने वाला है ना, ऑब्लिक होने वाला है। तो पार्टिकल कितनी स्पीड से आया बेटा, u स्पीड से आया, गया कितनी स्पीड से, v स्पीड से। तो ऐसे आया, बाउंस होकर चला गया। यहाँ पे दो पार्टिकल नहीं है, ये बिफोर कोलिजन है और ये क्या है, आफ्टर कोलिजन है। तो बिफोर कोलिजन जो है इस तरह से ये पार्टिकल आता है और फिर आफ्टर कोलिजन चला जाता है। तो बिफोर कोलिजन क्या था, इसकी स्पीड थी u और क्या बोलते हैं मास था m, और टेढ़ा है। इसके कंपोनेंट अगर कर दिया आपने, वर्टिकल के साथ एंगल अल्फा है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u sin अल्फा और वर्टिकल कंपोनेंट u cos अल्फा, इस तरीके से कंपोनेंट हो जाएंगे। और आफ्टर कोलिजन जो है इसका एंगल चेंज हो जाता है, क्योंकि कोलिजन जो है हमेशा इलास्टिक नहीं होती, तो एंगल इसका जो है वर्टिकल के साथ बीटा हो जाता है। तो हॉरिजॉन्टल स्पीड v sin बीटा, वर्टिकली v cos बीटा। इस तरह का एक केस इमेजिन करो, टेढ़ा कोलिजन जिसमें हो रहा है कि नहीं। और इसमें ई की वैल्यू दी है, ई बिलोंग्स टू द 0,1 इंटरवल, मतलब ना इलास्टिक कोलिजन है ना इन इलास्टिक, कोई जनरल कोलिजन है। तो उसमें जो है बॉल किसके साथ कोलाइड कर रहा है, आपका फ्लोर के साथ, टेढ़ा कोलाइड कर रहा है। उसमें क्या करना है, ध्यान से देखिए। अगर आपका कोलिजन कैसा होगा, इलास्टिक, तो ई की वैल्यू कितनी होने वाली, 1। और अगर पहला केस कर रहा हूँ, मतलब इस तरह के कोलिजन केसेस में, टेढ़ा वाले कोलिजन में अगर आपका इलास्टिक कोलिजन का केस यहाँ पे बनता है बेटा, तो क्या बोलते हैं, आपको याद रखना है काइनेटिक एनर्जी जो है कांस्टेंट रहेगी, वही तो मतलब होता है इलास्टिक कोलिजन का। और यू और वी क्या हो जाएंगे, फिर सेम हो जाएंगे, क्योंकि कोलिजन किसके बीच में हो रहा है, रिमेंबर दिस, कोलिजन हो रहा है बॉल और फ्लोर के बीच में। फ्लोर पहले भी रेस्ट पे था, बाद में भी रेस्ट पे रहेगा। बाउंस कौन हो रहा है, बॉल। तो जो एनर्जी बॉल की इनिशियली थी वही एनर्जी बॉल की क्या रहने वाली है, फाइनली भी रहने वाली है। दैट इज वाई यू और वी आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। हाफ mv² इक्वल टू हाफ mv², यू इक्वल टू वी होना पड़ेगा इलास्टिक कोलिजन वाले केस में। और अगर u इज इक्वल टू वी हो गया तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा। मतलब प्रॉपर जो है अपना जो इंसिडेंट रे, क्या बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, वो वाला केस हो जाता है ऐसे, I इज इक्वल टू आर, इलास्टिक कोलिजन जैसा, है कि नहीं। तो u इक्वल टू वी और अल्फा इक्वल टू बीटा, दोनों एंगल भी आपने सेम हो जाएंगे। बहुत सिंपल वाला केस है इलास्टिक कोलिजन का, ये नहीं आता है। अब ये मुश्किल वाला आएगा E इज इक्वल टू क्या बोलते हैं, E बिलोंग्स टू इंटरवल 0,1, मतलब ना कोलिजन इलास्टिक है ना इन इलास्टिक है। इस वाले केस में मात्र जो है आपको देखना पड़ेगा E की वैल्यू, E का नाम क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी है, किसके बीच का सेपरेशन, बॉल और फ्लोर के बीच का। बॉल जा रहा है ऊपर कितने से के साथ, v cos बीटा, और क्या बोलते हैं फ्लोर तो रेस्ट पे है, तो v cos बीटा अपॉन u cos अल्फा, है कि नहीं। सेपरेशन आपको इस तरीके से लेना है। सेपरेशन जो लेते हैं हम लोग वर्टिकल दिशा में लेते हैं। क्यों सर वर्टिकल में, जिधर नॉर्मल रिएक्शन लगता है, बॉल जब इससे टकराएगा तो नॉर्मल रिएक्शन जो फोर्स लगेगा, कॉन्टैक्ट फोर्स ऊपर लगेगा वर्टिकल में, उसी दिशा में सेपरेशन और उसी दिशा में अप्रोच हमें लेना पड़ता है। तो E इज इक्वल टू v cos बीटा अपॉन u cos अल्फा। v cos बीटा इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन, और u cos अल्फा इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, बॉल कितने से अप्रोच कर रहा है उसको, फ्लोर को, क्या बोलते हैं बिफोर कोलिजन, u cos अल्फा। यही की वैल्यू हमने लिख दी। उसके बाद क्या बोलते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन करेंगे हम लोग। क्यों करेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन, क्योंकि जब टकराएंगे दोनों तो वर्टिकल में फोर्स लगेगा, है ना। ये हमारा फ्लोर जो है वो हॉरिजॉन्टल है, तो इम्पैक्ट फोर्स जो लगेगा, नॉर्मल फोर्स जो लगेगा वर्टिकल में लगेगा बॉल के ऊपर। तो वर्टिकल में अगर फोर्स लग रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टल में फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल में मोमेंटम कंजर्व करना पड़ेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स ही नहीं है। तो इनिशियल हॉरिजॉन्टल मोमेंटम कितना था, m u sin अल्फा, ये हॉरिजॉन्टल मोमेंटम, और m v cos बीटा, ये हॉरिजॉन्टल मोमेंटम अपने को कंजर्व करना पड़ेगा। तो m u sin अल्फा इक्वल टू m v cos अल्फा, इन दोनों को सॉल्व करके आपको पता होना चाहिए कि tan अल्फा की वैल्यू आती है e टाइम्स tan बीटा। ये जो tan अल्फा होता है यहाँ का, आपको जनरली अल्फा पता होता है, बीटा पूछते हैं तो tan बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan अल्फा बाई e। लेकिन एनीवेज फॉर्मूला याद रखना है अपने को, tan अल्फा इज इक्वल टू e टाइम्स tan बीटा। इस डायग्राम को याद कर ले। और v जो है फाइनल स्पीड, u के फॉर्म में लिखना है, v इक्वल टू u अंडर रूट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस e² cos स्क्वायर अल्फा। इसमें जो है बीटा नहीं है, क्योंकि बीटा क्वेश्चन में गिवन नहीं होता। इनिशियली क्वेश्चन में बस आपको मास गिवन होगा, u गिवन होगा और अल्फा गिवन होगा, है कि नहीं। इन टर्म्स ऑफ गिवन वेरिएबल्स आपको आंसर निकालना है, आंसर मतलब v निकालना है। तो v का फॉर्मूला क्या है, u अंडर रूट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस e² cos स्क्वायर अल्फा, बीटा नहीं, है ना। इस तरीके से ये फॉर्मूला बनता है। इसके बाद तीसरा कोलिजन, चिपकू कोलिजन, उसमें क्या होता है,
E इक्वल टू 0 कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन। किस दिशा में चिपकते हैं भाई, किस दिशा में चिपकते हैं, जिस तरफ फोर्स लग रहा है। फोर्स कहाँ लग रहा है, वर्टिकल में फोर्स लग रहा है कि नहीं। तो आपका वर्टिकल मोशन चिपक जाएगा, मतलब वर्टिकल मोशन बंद हो जाएगा, क्योंकि फ्लोर तो रेस्ट पे है, तो वर्टिकल में बॉल भी रेस्ट आ जाएगा, वर्टिकल में बॉल भी किस पे आ जाएगा, रेस्ट पे। तो वर्टिकल मोशन क्या हो जाएगा, बंद। आपका v cos बीटा क्या हो गया, 0। तो हॉरिजॉन्टल मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी थी पहले, mu sin अल्फा, बाद में भी कितनी रहेगी, mv sin बीटा। तो मोमेंटम कंजर्वेशन इज ऑलवेज वैलिड। तो इस तरीके से बॉल जो है हॉरिजॉन्टल मोशन ट्रैवल करेगा। E इक्वल टू 0 कंप्लीटली इन इलास्टिक वाले कोलिजन में बॉल ऐसे आएगा और वर्टिकल मोशन बंद होने के कारण बॉल ऐसे जाएगा, हॉरिजॉन्टली उड़ना बंद हो जाएगा बॉल का, है कि नहीं। ऐसे हवा में आया और फिर नीचे चला गया, ऐसे हॉरिजॉन्टल में चला गया, फ्लोर के ऊपर लुढ़कने लग गया, तो वर्टिकल मोशन उसका क्या हो गया, बंद हो गया। तो 3 केस है, इलास्टिक कोलिजन, पार्शियली इन इलास्टिक कोलिजन या इलास्टिक कोलिजन, और क्या बोलते हैं, कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन। एंड दैट इज हाउ ये जो है ऑब्लिक बाउंसिंग बॉल वाले केस हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट देखिए, आखिरी स्लाइड जो है इस वाले छोटे चैप्टर का, रॉकेट प्रोपल्शन। क्या होता है सर रॉकेट प्रोपल्शन, रॉकेट जो है ऊपर लॉन्च होता है कि नहीं। रॉकेट जब ऊपर जाता है तो उसके पास फोर्स होना चाहिए, ग्रेविटी को हरा के ऊपर जाना रॉकेट को। वो फोर्स कौन देता है, तो बर्निंग फ्यूल, एग्जॉस्ट गैसेज जो निकलते हैं, है कि नहीं, फ्यूल जलता है, इसके अंदर फ्यूल होता है कि नहीं। वो फ्यूल जलता है तो रॉकेट का मास धीरे धीरे कम होगा, फ्यूल जलता जाएगा, रॉकेट का मास क्या होगा, कम होगा। तो वेरिएबल मास वाला ये केस होता है। एनीवेज, तो फ्यूल जलता है और नीचे क्या निकलती है, एग्जॉस्ट गैस निकलती है। कितने स्पीड से निकल रही है, तो एग्जॉस्ट गैस की जो स्पीड है उसको हम यू बोलते हैं, है ना। और ये यू जो होती है रिलेटिव स्पीड होती है। मतलब अगर रॉकेट जा रहा है ऊपर 15 मीटर पर सेकंड से, कितने जा रहा है रॉकेट, 15 मीटर पर सेकंड से, और क्या बोलते हैं, गैस निकल रही है नीचे 3 मीटर पर सेकंड से, है कि नहीं। एब्सोल्यूट स्पीड में बोल रहा हूँ, 3 मीटर पर सेकंड से। तो क्या बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए कि असली स्पीड जो है उसकी अगर 3 है नीचे, असली नहीं, रिलेटिव स्पीड बोला जाएगा, है ना। पॉइंट मेरा ये है कि क्या बोलते हैं, ये यू जो होता है ये होता है स्पीड ऑफ द गैस, जो गैस बाहर निकल रही है विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट, असली स्पीड नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट स्पीड हम लेते हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी इसको बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द क्या बोलते हैं, एग्जॉस्ट गैस विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट, ये यू है। इतनी स्पीड से जो है क्या बोलते हैं, गैस बाहर आ रही है। और हर सेकंड में कितना मास उड़ रहा है, मास क्यों उड़ रहा है, क्योंकि फ्यूल जल रहा है। तो dm/dt रिप्रेजेंट्स किलोग्राम पर सेकंड, हर सेकंड में कितना मास जो है बर्न हो रहा है ना, dm/dt, है कि नहीं, इसको बोलते हैं। तो इस तरीके से अगर ये 2 पैरामीटर हमें पता है कि हर सेकंड में कितना फ्यूल जल रहा है और कितनी स्पीड से जो है आपका क्या बोलते हैं गैसेस बाहर निकल रही है, इन दोनों का इस्तेमाल करके हम लोग फोर्स निकाल सकते हैं, थ्रस्ट फोर्स, है कि नहीं। तो यहाँ पे थ्रस्ट फोर्स लिख देता हूँ मैं। ये थ्रस्ट फोर्स क्या होता है बताता हूँ, पहले देखो। थ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू होता है u इंटू dm/dt। व्हाट इज u, फिर से बता रहा हूँ, u इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द एग्जॉस्ट गैसेस विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट, ये u है। और dm/dt मतलब हर सेकंड में कितना फ्यूल जो है जल रहा है, dm/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ मास ऑफ द रॉकेट। ये जो है आपका थ्रस्ट फोर्स होता है। थ्रस्ट फोर्स क्या है साला, थ्रस्ट फोर्स है क्या, थ्रस्ट फोर्स मतलब कितना फोर्स रॉकेट के ऊपर लग रहा है ऊपर जाने के लिए। तो रॉकेट की अगर मैं एफबीडी बनाऊं, ध्यान से देखिए, रॉकेट की अगर एफबीडी में बनाऊं तो रॉकेट के ऊपर एक फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स अभी बना आपका, अभी मैंने बोला रॉकेट के ऊपर जो फोर्स लगेगा दैट इज कॉल्ड एज थ्रस्ट फोर्स। और नीचे कौन सा फोर्स लगेगा, mg लगेगा रॉकेट का। तो आपका थ्रस्ट फोर्स जो है mg से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तब रॉकेट क्या करेगा, ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होगा, जो कि होता है। तो इस तरीके से जो है ऊपर की तरफ जो फोर्स जनरेट होता है रॉकेट को उड़ाने के लिए, उसका नाम होता है थ्रस्ट फोर्स, जिसका फॉर्मूला u इंटू dm/dt। सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, याद रखिए, रट्टा मारे, बात खत्म, टाटा बाय बाय।